So hello everyone, this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही है एंड अगेन पूरे जोरों शोरों में चल रही है एंड यू आर रेडी टू क्रैक द सीए फाइनल एग्जामिनेशंस, राइट? तो देखना वो जो लेक्चर था जिसका आपको था बहुत बेसब्री से इंतजार, फाइनली वो आ चुका है। दैट इज द डायरेक्टर्स रिविजनरी लेक्चर। द डायरेक्टर्स रिविजनरी लेक्चर जो हर अटेम्प्ट के अंदर हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और स्टूडेंट्स उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो रिविजनरी लेक्चर होगा उससे भी बच्चों का ढेर सारा प्यार मिलेगा एंड अगेन ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखना डायरेक्टर्स के कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एज यू नो कि हमारे लेक्चर्स के अंदर हम बहुत एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में डिस्कशन करते हैं। रिविजनरी लेक्चर्स के अंदर भी बहुत ही कम घंटों के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो रिवाइज हो जाता है और हम सिर्फ काम की बातें करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही चलो यार, काम की बातें करना शुरू करते हैं। मैं बाकी चीजों में इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो डायरेक्टर्स के कुल मिलाकर ना 3 चैप्टर्स है हमारे सीए फाइनल लॉ के अंदर। वी हैव 3 चैप्टर्स। दैट इज सबसे पहला है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, दैट कंसिस्ट फ्रॉम सेक्शन 149 टू 172। उसके बाद वी हैव मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, दैट कंसिस्ट फ्रॉम सेक्शन 173 टू 195। एंड उसके बाद वी हैव अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, दैट कंसिस्ट फ्रॉम सेक्शन 196 टू 205। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 आता है जहां पे अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात होती है, जो कंसिस्ट करता है सेक्शन 149 से लेकर 172 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की बात होती है जो कंसिस्ट करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स एंड अगेन दैट कंसिस्ट फ्रॉम सेक्शंस 173 टू 195। And finally, we have chapter number 13. That is, we have appointment and remuneration of managerial personnel. That consists from section 196 to 205. तो ये तीनों चैप्टर्स अगर कंबाइन हो जाते हैं तब जाकर मैं कह सकता हूं कि भैया अपना पूरा डायरेक्टर्स का A to Z डिस्कशन खत्म हो गया है। Although these are 3 different chapters on its own. तो इस वीडियो के अंदर जो अपना मेन एजेंडा रहेगा, जो मेन डिस्कशन का पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, दैट इज टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर नंबर 11, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 149 टू 172 एंड दैट इज रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। ठीक है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी आवर एजेंडा। यहां जो हम लोग नोट्स यूज करने वाले हैं, द नोट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज माय समरी नोट्स फॉर डायरेक्टर्स, द राइट, जिसको मैं संजीवनी नोट्स भी बोलता हूं, जहां पे लगभग 40 पेजेस के अंदर मैंने ये तीनों चैप्टर्स कवर कर दिया है। तो ये नोट्स आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है, फ्रॉम www.apnamentor.com। तो हमारा जो वेबसाइट है www.apnamentor.com, आप वहां से जाकर जो फ्री रिसोर्सेज का सेगमेंट है वहां जाकर आप फिल्टर में लॉ लगा दीजिएगा और लॉ के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो आप वहां से क्या कर लो, ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? एंड देयर आफ्टर यू कैन सी द लेक्चर्स विद मी। क्लियर है? एंड होपफुली आपने पहले डायरेक्टर्स कर रखा है तो इस रिवीजन को आप ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, आपको ज्यादा आनंद आ पाएगा इस रिवीजन का। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, ज्यादा नहीं है यार, दैट इज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, शेयर जरूर करना। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। अपने को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, अपने को खाली इतना ही चाहिए होता है कि बच्चों का प्यार बहुत सारा मिल जाए, है ना? अपने को यही चाहिए होता है कि सर बच्चों का प्यार बहुत ज्यादा मिल जाए। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। तो जब आपके ढेर सारे लाइक्स दिखते हैं, जब आपके शेयर्स दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि यस आवर एफर्ट्स आर बीइंग अप्रिशिएटेड और बच्चों के लिए काम करके और मजा आता है। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल था। जब अटेम्प्ट खत्म होने के बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो जब बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना कि सर हमने आपके रिविजनरी वीडियोस देखे थे और उसकी वजह से हमारे एग्जाम क्लियर हो गया या हमारे मार्क्स भर गए, तब लगता है कि यार एज अ टीचर जो मैं चाहता था, एज अ टीचर जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। बिकॉज एज अ टीचर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नीड को कैटर करना नहीं है जो मुझे पे कर रहे हैं, बल्कि हर एक बच्चा जो कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा है उनके नीड्स को भी कैटर करना मेरा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है। सो दैट इज व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिविजनरी वीडियोज, आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू कंटिन्यूअसली गाइडेंस ऑन द टेलीग्राम चैनल, इररिस्पेक्टिव कि आपने मेरे से क्लास ली है कि नहीं, आपने मुझे पे करा है कि नहीं। सो होपफुली इसका बेनिफिट आपको जरूर मिले। एंड नाउ मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप जब भी कोई रिवीजन स्टार्ट करें, कुछ पढ़ाई स्टार्ट करें, किसी टीचर की वीडियो देखना स्टार्ट करें, तो आप जिस भी भगवान को विश्वास करते हैं उस हाथ जोड़कर 1 मिनट के लिए उस भगवान का नमन जरूर कर लें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर ले लें। उसके बाद आप उस चीज को स्टार्ट करें, उसका जो फ्रूट्स है ना वो 10 गुना हो जाता है।
तो यार इस रिविजनरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी एक बार हाथ जोड़कर हम अपने भगवान को याद कर लें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स ले लें, उसके बाद इस रिविजनरी सेशन को अटेंड करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो रिविजनरी वीडियो लेक्चर है इसका जो रिजल्ट है वो भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और आप बोलोगे सर मजा आ गया इस रिविजनरी सेशन को अटेंड करने के बाद। तो देखना, लेट अस हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द चैप्टर कि पूरे चैप्टर के अंदर लगभग हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 सेक्शन 149 टू 172। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने चैप्टर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट का हिस्सा, दूसरा कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो अपन देखेंगे, तीसरा वी हैव क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, चौथा वी हैव रिमूवल एंड रेजिग्नेशन एंड पांचवा वी हैव अदर रेसिडुअल सेक्शंस। ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट के दो कैटेगरीज हैं, या तो बीओडी अपॉइंट करेगा या मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। नॉर्मली मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में बीओडी भी अपॉइंट करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो आप देखोगे कि मेंबर्स बेस्ड सेक्शंस कौन से हैं, सेक्शन 152 जो कि बेस सेक्शन है कि मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा होगा, सेक्शन 149 में देखोगे, राइट। उसके अलावा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो भी मेंबर्स के द्वारा होगा, आप अगेन सेक्शन 151 में देखोगे। और बीओडी की बात करें तो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट बीओडी के द्वारा होगा, जो कि अपन अगेन देखेंगे सेक्शन 161 के अंदर। उसके बाद वी हैव अपॉइंटमेंट के बाद क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके कुल मिलाकर दो सेक्शंस है, 164 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एंड 167 वी हैव वैकेशन। देन वी हैव रिमूवल रेजिग्नेशन। अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट क्या होता है, रिमूवल रेजिग्नेशन। तो डायरेक्टर खुद क्या कर रहा है, डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है, या डायरेक्टर खुद क्या कर रहा है, रिजाइन कर रहा है। सो अगेन वी हैव टू सेक्शंस फॉर दिस रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, 168 169। वी हैव प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स की डिन लेना होगा, डिन कैसे लेना है, 153 से 159। आपको इलेक्शन के लिए खड़ा होना है डायरेक्टर बनने के लिए, तो आपको 1 लाख का डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा, सेक्शन 160। तो वी हैव प्रोसीजरल बेस्ड सेक्शंस। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, हमारे ये पूरा चैप्टर का कैटेगराइजेशन हो गया, एक बर्ड्स आई व्यू हो गया कि ओके दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। आपको कहीं भी लगता है यार कि आपको नोट डाउन करना है कोई चीज, तो मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगा, यू कैन डायरेक्टली पोस्ट द वीडियो। आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आई एम नॉट गिविंग यू सेपरेट टाइम टू नोट इट डाउन हियर, राइट। तो ये क्या हो गया, अपना पूरा चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू हो गया। और अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखना, जो अपना पहला सेक्शन है सेक्शन 149, सेक्शन 149 हर सेक्शन का एक जिस्ट याद क्या करो कि सेक्शन में क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे सेक्शन 149 की बात करें ना, तो सेक्शन 149 के अंदर अपन 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। वन इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अनदर इज वुमेन डायरेक्टर्स, अनदर इज वुमेन डायरेक्टर्स एंड देन वी हैव रेजिडेंट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है ना। तो ये 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। अब इसको याद कैसे करोगे एक तो याद रहेगा 149 के अंदर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो याद रहेगा। उसके अलावा आप ये याद रखो कि यार इस सेक्शन के अंदर ना अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ WRI। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ WRI, नॉट NRI, WRI। व्हाट इज WRI? W फॉर वुमेन डायरेक्टर्स, then then again we have R for resident actors and I we have independent actors. तो women actors, resident actors and independent actors, that is the concept of WRI। तो सेक्शन के अंदर अपने को ये मेनली ब्रॉडली ये चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोला गया है लॉ के अंदर कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, बोला अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स, 1 पर्सन कंपनी है तो सिर्फ 1 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो if it's a OPC defined under section 2 clause 62 of Companies Act, just 1 director, private company defined under section 2 clause 68 of Companies Act is 2 directors, public companies defined under section 2 clause 71 is 3 directors. This is the requirement of minimum। और maximum बोला तीनों के लिए कॉमन है 15। लेकिन अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स कंपनी अपॉइंट करना चाहती है तो क्या करें, बोला इन दैट सिचुएशन क्या किया जाए, मालिकों का अप्रूवल लिया जाए, प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया और बोला गया कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यहां पे एक एमसीए नोटिफिकेशन है और एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा 2 तरीके की कंपनीज को एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोवाइजो, दैट इज सेक्शन 8 कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। बोला गया कि जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती हैं और इनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। तो इन एग्जाम डे में गिव यू द क्वेश्चन कि ओके अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या आंसर होगा, प्राइवेट कंपनी है तो क्या आंसर होगा, सेक्शन 8 कंपनी है तो क्या आंसर होगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या आंसर होगा। लेकिन पूरे लॉ के अंदर आप देखोगे ना कि जनरली काफी जगह जो एमसीए क्लैरिफिकेशंस के द्वारा या फिर नोटिफिकेशंस के द्वारा जहां भी एग्जम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट कंपनीज को, सेक्शन 8 कंपनीज को या प्राइवेट कंपनीज को, वहां एक चीज बोला गया है कि अगर ये लोग डिफॉल्ट करती हैं इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स टू आरओसी तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा।
तो सेम चीज यहां पे बोला गया है कि अगर ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है, सेक्शन 8 कंपनीज हैं, अगर ये डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द आरओसी, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एनुअल रिटर्न्स सेक्शन 92 के अंदर गवर्न होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग सेक्शन 137 के अंदर गवर्न होती है। इसके अंदर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि भली लॉ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 बोला गया है, बट कंपनी ने अगर आर्टिकल्स में लोअर लिमिट फिक्स कर रखा है, मान लीजिए 14, तो आर्टिकल्स वाली लिमिट लेनी होगी। और अगर आर्टिकल्स में 14 का लिमिट फिक्स कर दिया और फिर मान लीजिए 14 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं कंपनी, इन दैट सिचुएशन भैया सबसे पहले तो आर्टिकल्स ऑल्टर करना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए फिर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 1/4, और उसके बाद 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए फिर से दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला पॉइंट। उसके बाद वी हैव WRI, दैट इज वुमेन डायरेक्टर्स, रेजिडेंट डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो अगेन वुमेन डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो वुमेन डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है रूल 3 के अंदर दिया गया है। रूल 3 के अंदर बोला गया है हर एक लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना है। हर एक लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करना ही करना है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसमें अपन चाहते हैं कि टाइम पास ना होए, उसके अंदर वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसके अंदर अपन चाहते हैं कि टाइम पास ना होए, TP, वहां वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्योंकि जहां वुमेन होंगी वहां टाइम पास नहीं होगा। सिर्फ याद कराने के लिए है, दैट्स इट। यानी एवरी अदर पब्लिक कंपनी फुलफिलिंग द TP क्राइटेरिया। What is TP criteria? T for turnover, P for paid up share capital, T for turnover and P for paid up share capital. तो अगर turnover greater than equal to 300 CR है, turnover greater than equal to 300 CR है, तो अगेन वहां वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। और पेड अप शेयर कैपिटल कितना 100 CR, पेड अप शेयर कैपिटल कितना 100 CR, तो टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 CR एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR। तो यहां पे अगेन वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर्स। उसके अलावा यहां पे एक पॉइंट आता है, दैट इज वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स। तो देखना अगर वैकेंसी राइज होती है इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स, बहुत सिंपल है, बोला कि वैकेंसी कौन फुलफिल करेगा, BOD फुलफिल करेगा। वैसे तो मालिक यानी कि शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, वुमेन डायरेक्टर्स का, बट क्योंकि वैकेंसी अराइज हो रही है तो वी डोंट वांट टू वेट टिल द जनरल मीटिंग, इसलिए बोला BOD फुलफिल कर लेगा। और कब तक वैकेंसी फुलफिल करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया लॉ के अंदर इंटरमिटेंट वैकेंसी, इसका मतलब एक अर्जेंट वैकेंसी है। तो बोला गया कि जो भी अगला बोर्ड मीटिंग होगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, तब तक वैकेंसी फुलफिल कर दो। लेकिन लॉजिकली सोच के देखो कि व्हाट इफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इज जस्ट 1 वीक आफ्टर, तो टाइम नहीं बचाना, 3 महीने का टाइम तो कम से कम चाहिए। तो बोला नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। क्या फॉर्मूला बन गया, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। तो वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स कब तक फुलफिल करना पड़ेगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। तो अगेन इसके ऊपर भी क्या बनता है सर, क्वेश्चंस बनता है। और ये लिमिट्स देखनी है पेड अप शेयर कैपिटल की, टर्नओवर की, ये कौन से डेट का देखना है, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो भी अबव क्लासेस की कंपनीज हैं उनको एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही होगा। उसके बाद अगेन दे हैव इंसर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर। अब रेसिडेंट डायरेक्टर के केस में क्या बोला हर कंपनी, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, हर कंपनी को एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही है, एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही है। रेजिडेंस का मतलब क्या है, रेजिडेंस का मतलब एटलीस्ट 182 डेज का स्टे होना चाहिए इंडिया में, एटलीस्ट 182 डेज का स्टे होना चाहिए। और ये जो 182 डेज का स्टे है ये कब देखेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे। कब देखेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे और करंट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एटलीस्ट 182 डेज का स्टे देखना है और करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है, क्योंकि ICAI ने वो व्यू लिया है। अब वहां पे अगर मान लीजिए हम लोग साल के बीच में खड़े हैं, अगर साल के बीच में खड़े हैं तो कैसे देखेंगे 182 डेज, करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है। तो ऑलरेडी जितना टाइम हो चुका है हम लोग देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेटर से 6 महीने हो चुके और 6 महीने में 95 डेज का स्टे है। तो 6 महीने में 95 डेज का स्टे है तो अगले 6 महीने में भी 95 डेज का स्टे मान लें तो 190 डेज का स्टे हो जाएगा और 182 डेज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। यानी हम लोग प्रोपोर्शनेट करके क्या कर लेंगे, रिक्वायरमेंट को देख लेंगे, राइट। तो हम लोग प्रोपोर्शनेट करके रिक्वायरमेंट को देख लेंगे। सिमिलरली अगर एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तब भी हम लोग प्रोपोर्शनेट वे में उस चीज को देख लेंगे। तो रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड फाइनली वी हैव द मोस्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट इन दिस वेरी सेक्शन, इन दिस वेरी चैप्टर आई विल से, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब देखना कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये गवर्नड है फ्रॉम सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 टू सब सेक्शन 13, ठीक है ना। 149 सब सेक्शन 4 से लेकर सब सेक्शन 13 तक पूरा का पूरा अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट गवर्नड है एंड दैट इज रेड विद शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अब देखना अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए सबसे पहले जो कि रूल्स में दिया है,
तो बोला गया कि अगर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, नाउ मार्क माय वर्ड्स, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, द वर्ड लिस्टेड कंपनी इज नॉट यूज्ड, द वर्ड लिस्टेड पब्लिक कंपनी इज यूज्ड। बोला गया कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। यानी अगर 9 डायरेक्टर्स टोटल है तो 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड अगर बाकी पब्लिक कंपनीज हैं, अदर पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं हो रही है, अदर पब्लिक कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड, तो बोला गया कि उनमें से हम देखेंगे टॉप कंपनीज कौन सी है। जो टॉप कंपनीज है उनके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप कंपनीज? इट मींस टी फॉर टर्नओवर, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, तो टर्नओवर के केस में अपने को देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR। देन आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स के केस में अपने को देखना है ग्रेटर देन 50 CR। बी वेरी वेरी केयरफुल, इट्स ग्रेटर देन 50 CR, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है यहां पे। एंड अगेन P for paid up share capital that is greater than equal to 10 CR। तो अगर अदर पब्लिक कंपनीज तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है, या तो टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR है, या तो आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट 50 CR से ज्यादा है, या तो पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 CR है, और ये जो लिमिट्स देखनी है लास्ट डे फॉर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है, सो इन दैट सिचुएशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल रहेगा। और इन कंपनीज को एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने होंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने होंगे। एक चीज याद रखना, सेम कॉन्सेप्ट सेक्शन 177, 178 के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी व्हेन विल टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी या एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, द सेम लिमिट शैल बी एप्लीकेबल। यहां पे एक छोटा सा एग्जम्पशन भी दिया गया है कुछ कंपनीज को फ्रॉम हैविंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जैसे कि आपने डिस्कस किया कि एवरी पब्लिक कंपनी जिसका भी टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स या पेड अप शेयर कैपिटल का जो क्राइटेरिया है वो 150-10 को जंप कर जाएगा, तो इन दैट सिचुएशन इनको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे। बट एग्जम्पशन ग्रांट किया गया है टू द फॉलोइंग कंपनीज फ्रॉम हैविंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दैट इज जो भी अनलिस्टेड कंपनीज है, जॉइंट वेंचर्स है, जॉइंट वेंचर्स है, होली ऑन सब्सिडीज है, डॉर्मेंट कंपनीज है, तो इनको एग्जम्पशन ग्रांट किया गया कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। किनको? जॉइंट वेंचर्स, होली ऑन सब्सिडीज, डॉर्मेंट कंपनीज जो कि अनलिस्टेड है। ठीक है, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेम लाइक वुमेन डायरेक्टर, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवरेज लेटर सेम लाइक वुमेन डायरेक्टर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत सिंपल है यार, नॉर्मल डायरेक्टर्स का ऐसा कोई टेन्योर नहीं होता, लेकिन जो स्पेशल डायरेक्टर्स हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एमडीज हैं, डब्ल्यूटीडीज हैं, इनका टेन्योर फिक्स्ड होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या है? बोला है नॉर्मली आप जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हो तो ऑब्वियसली मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, मालिकों का अप्रूवल चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा और 5 साल का टर्म फिक्स हो जाएगा, 5 साल का टर्म फिक्स हो जाएगा। लेकिन 5 साल का टर्म खत्म हो गया, उसके बाद आप सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम के लिए अपॉइंट करना चाहते हो, सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट करना चाहते हो सेम व्यक्ति को, तो यहां पे हो सकता है कि उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो इसलिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। तो पहली बार अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट फॉर ए कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 years, दोबारा 5 साल के लिए अपॉइंट किया, बट इस बार स्पेशल रिजोल्यूशन। अब तीसरी बार अपॉइंट करना है, नहीं कर सकते। तीसरी बार अपॉइंटमेंट से पहले लगेगा 3 साल का कूलिंग ऑफ, 3 साल का कूलिंग ऑफ। तो 3 साल के तीसरी बार अपॉइंटमेंट से पहले लगेगा 3 साल का कूलिंग ऑफ, तो 3 years का कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा आफ्टर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म सर्व करने के बाद 3 साल तक वो जो व्यक्ति है कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं हो सकता, उसके बाद ही दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। सेम वे जब अपन रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करेंगे, राइट, इन सेक्शन 169, तो वहां सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुआ था बाय पासिंग ओवर, तो रिमूवल भी ओवर के द्वारा होगा, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट हुआ था बाय पासिंग एसआर, तो रिमूवल भी एसआर के द्वारा होगा। मतलब जैसे अपॉइंटमेंट वैसे ही रिमूवल, अपॉइंटमेंट ओवर के थ्रू तो रिमूवल भी ओवर के थ्रू, अपॉइंटमेंट एसआर के थ्रू तो रिमूवल भी एसआर के थ्रू। सो दैट इज समथिंग अगेन यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो नॉर्मली टॉकिंग अबाउट रेम्यूनरेशन, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ मंथली रेम्यूनरेशन, राइट, दे आर ओनली इंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। सिटिंग फीस हो गया, सेक्शन 197 के अंदर अपन देखते हैं कि एक डायरेक्टर को मैक्सिमम 1 लाख रुपए सिटिंग फीस मिल सकता है पर बोर्ड मीटिंग। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर आल्सो नॉट इंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शंस। अब यहां पे एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है। क्या प्रोवाइजो ऐड हुआ है? बोले वैसे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई मंथली रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, खाली सिटिंग फीस वगैरह मिल सकता है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं है, कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स और द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट,
तो याद करो शेड्यूल 5 में पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट्स नहीं है तो डिपेंडिंग अपॉन इफेक्टिव कैपिटल पर डायरेक्टर को ईयरली रेम्यूनरेशन पे किया जा सकता है। तो बोला उस सिचुएशन में ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी रेम्यूनरेशन मिल सकता है सब्जेक्ट टू द लिमिट गिवन इन शेड्यूल 5। तो ये चीज अपन शेड्यूल 5 में देखेंगे, बट एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है, राइट। So these are the main requirements that you have to remember here regarding the independent directors. Then we have section 149 subsection 6 के अंदर requirements for being independent directors, जहां पे बहुत सारा requirement दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, राइट। बहुत सारा रिक्वायरमेंट, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है, टिपिकल रिक्वायरमेंट है, हर पॉइंट के अंदर डिटेल एनालिसिस चाहिए होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस को ध्यान रखने के लिए। जैसे कि कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, वरना उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो व्यक्ति होगा, ही शुड बी ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस। उसकी ईमानदारी की मिसाल देनी चाहिए लोगों को कि भैया ही इज ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज, he has a lot of expertise, he has a lot of knowledge, he is a person of honesty, he is a person of integrity। तब जाकर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ना कंपनी का प्रमोटर होना चाहिए, ना कंपनी के होल्डिंग का प्रमोटर होना चाहिए, ना कंपनी की सब्सिडी का प्रमोटर होना चाहिए, ना कंपनी के एसोसिएट का प्रमोटर होना चाहिए, ना इनसे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब सोचो यार कितना कुछ दिया है, प्रमोटर ना कंपनी का, ना होल्डिंग का, ना सब्सिडी का, ना एसोसिएट का, और ना उनसे रिलेटेड, ठीक है। फिर बोला गया कोई भी पैकुनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर, कोई भी पैकुनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी पैकुनरी यानी मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना कंपनी में होना चाहिए, ना होल्डिंग में होना चाहिए, ना सब्सिडी में होना चाहिए, ना एसोसिएट में होना चाहिए। कोई भी पैकुनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई भी पैकुनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और ना करंट ईयर में होना चाहिए, ना प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में होना चाहिए। अगर है तो वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। खाली उसका एक एक्सेप्शन अलाउ किया हुआ है, बोला नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप करंटली अदर देन रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial years with company holding subsidiary associate और promoters और directors। तो ये एक एक्सेप्शन यहां पे क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे ना तो काफी सारा रिक्वायरमेंट है फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिलहाल मैं इसको रिवीजन में नहीं ले रहा बिकॉज दिस इज ए कंप्लीटली डिटेल्ड टॉपिक, अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है। इसका अलग से एक डेडिकेटेड वॉइस क्लिप बनाकर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा कि आप बार बार सुनते रहो। A separate dedicated voice clip I will share you for this very part that is requirement for being the independent director because इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं और मैं चाहूंगा कि आप उस वॉइस क्लिप को बाबा सुनते रहे। अभी के लिए ब्रॉडली इतना याद रखो यार, ठीक है। इंडिपेंडेंस का बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, एमडी नहीं होना चाहिए, डब्ल्यूटीडी नहीं होना चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर से रिलेशन वो नहीं होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई पैकुनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी का होल्डिंग नहीं होना चाहिए, कंपनी के जो कॉस्ट ऑडिटर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, सीएस फर्म्स हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं, इनके जो प्रोप्राइटर्स हैं, वो लोग भी नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से काफी सारा रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। बट अगेन एवरी रिक्वायरमेंट है सर्टेन स्पेशलिटी, इन एवरी रिक्वायरमेंट वी हैव टू रिमेंबर सर्टेन स्पेसिफिक्स। तो उसका मैं एक अलग सा ऑडियो नोट आपको शेयर करूंगा, दैट इज 149 सबसेक्शन 6 रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी अपने को सेक्शन 149 के अंदर याद रखनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ WRI। अब देखना सेक्शन 150 के अंदर एक डाटा बैंक की बात की गई है। किसका? एक डाटा बैंक का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक डाटा बैंक मेंटेन करके चलेगा और जितने भी लोग अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एनरोल करना चाहते हैं वो लोग अपना नाम एक डाटा बैंक के अंदर, उस डाटा बैंक के अंदर एनरोल करा लेंगे। दे विल गिव द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे विल गेट देयर नेम एनरोल्ड इन द डाटा बैंक। और कंपनीज आगे चल के जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सिलेक्शन करेगी तो दे कैन एक्चुअली सिलेक्ट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फ्रॉम द डाटाबेस। ये रिक्वायरमेंट सेक्शन 150 के अंदर था। अब यहां पे एक रूल 6 इंसर्ट हुआ है। यहां पे एक रूल 6 इंसर्ट हुआ है दैट इज बेसिकली डीलिंग विद कंप्लायंसेस required by a person eligible and willing to be appointed as an independent director with respect to the database। कि आज जब एक व्यक्ति कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा तो उसको डाटाबेस के अंदर कंपल्सरीली मैंडेटरीली अपना नाम एनरोल करवाना होगा, लिखवाना होगा। कंपल्सरी कर दिया रूल 6 के थ्रू कि एक पर्सन अगर आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है तो उसको कंपल्सरीली अपना नाम उस डाटाबेस में एनरोल कराना होगा। ठीक है, दैट इज मेड कंपल्सरी। फर्दर एक सेल्फ प्रोफिशिएंसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो क्रैक करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो दिया है कि भाई कोई भी पर्सन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है उसको डाटाबेस में पहले नाम लिखवाना होगा। जब ये रूल आया उस वक्त डाटाबेस में नाम नहीं था तो एक ट्रांजिशन टाइम दे दिया कि उतने टाइम फ्रेम के अंदर आप डाटाबेस में नाम एनरोल करा लीजिए। फिर बोला कि आप एक टेस्ट पास कर लीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि आपको बेसिक नॉलेज है। और अगेन कुछ लोगों को एग्जामिशन भी दे दिया गया फ्रॉम द टेस्ट।
टेस्ट पास करने का क्राइटेरिया दे दिया गया कि 50% पास परसेंटेज रहेगा, आप कितने बार भी अटेम्प्ट दे सकते हो, सिंपल ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें रूल 6 के अंदर दे दी गई जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ पर्संस इन डेटाबेस, तो इसको अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक वॉलंटरी, एक मैंडेटरी। वॉलंटरी मतलब यहां पे किसी भी व्यक्ति के पास ऑप्शन है, किसी भी व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो डेटाबेस के अंदर अपना नाम एनरोल करवा सकता है, किसी भी पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपना नाम डेटाबेस में एनरोल करा सकता है। और दूसरा हो गया मैंडेटरी, दूसरा क्या हो गया मैंडेटरी, कि डेटाबेस में नाम एनरोल कराना ही होगा। अब मैंडेटरी को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। अब ये जो रूल आया, रूल 6 जो आया, राइट, द अमेंडेड रूल 6, बिकॉज रूल 6 के अंदर भी 2 बार अमेंडमेंट हो, तो वो आया 1/12/2019 को, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 1/12/2019 को। तो अपने को जो डेट याद रखना है वो 1/12/2019 याद रखना है। तो अगर एक इंडिविजुअल ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 1/12/2019 को, तो उसने अपना नाम डेटाबेस में हो सकता है एनरोल ना कराया हुआ हो, राइट। तो बोला कि कोई बात नहीं, आप 13 मंथ्स के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, अपना नाम डेटाबेस में एनरोल करा दीजिए। 13 मंथ्स हो सकता है आपके बुक में 7 मंथ्स हो, 10 मंथ्स हो, क्योंकि पहले 7 मंथ्स 10 मंथ्स तब 13 मंथ्स हो गया। और बोला गया कि अगर आपका अपॉइंटमेंट होता ही आफ्टर 1/12/2019 है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, यू ऑलरेडी नो द रूल, यू ऑलरेडी नो द कंप्लायंस। तो पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए डेटाबेस में नाम एनरोल कराने के लिए बिफोर सच अपॉइंटमेंट। सिंपल सी चीज है, पहले से आप इंडिपेंडेंट एक्टर हैं ऑन 1/12/2019, आप अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन विद इन 13 मंथ्स and you intend to get appointed after 1st of December 2019, apply online before such appointment. अब अप्लाई किसको करना है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को करना है। और अप्लाई करने का यहाँ पे 3 टेन्योर दिया, बोले 1 साल के अंदर या तो आप नाम इंक्लूड करा लीजिए 1 साल के लिए डेटाबेस में, या 5 साल के लिए, या लाइफ टाइम के लिए। ऑब्वियसली तीनों का फीस रहेगा, ऑब्वियसली तीनों का फीस रहेगा। एंड ये भी लॉजिकल है कि अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई करते हो तो जब 1 साल खत्म हो जाएगा तो आपको उसके बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। 5 साल के लिए अप्लाई करते हो तो 5 साल जब खत्म हो जाएगा तो आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। लाइफ टाइम के लिए अप्लाई करते हो तो रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। लॉजिकल सी बात है ना। तो रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन का एक पॉइंट आता है कि अगर आपने 1 ईयर्स या 5 ईयर्स के लिए अप्लाई किया है तो जैसे ही 1 साल खत्म हो जाता है, 5 साल खत्म हो जाता है, तो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड आपको फर्दर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर 5 ईयर्स लाइफ टाइम। बट लाइफ टाइम के लिए अप्लाई किया था, लाइफ टाइम के लिए एनरोल कराया था, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, रिन्यू कराने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक रिक्वायरमेंट है कि जब आपने डाटाबेस में नाम इंक्लूड करा लिया तो 2 सालों के अंदर आपको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना होगा। मिनिमम 50% है एग्रीगेट में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, जितनी बार में पास करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि बेसिक फंडास टेस्ट कर सके। बट अगर ऑलरेडी एक पर्सन को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है, बीइंग ए डायरेक्टर केएमपी इन बिग कंपनीज, या मान लो कि भाई आरबीआई हो गया, एमसी हो गया, यहां पे अच्छा खासा पोस्ट होल्ड करता है व्यक्ति, तो उन पर्संस को ना एग्जम्पशन दे दिया गया फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो आप देखना काफी सारा एग्जम्पशन दिया गया है फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इन रूल 6, जो कि इंपॉर्टेंट अपने लिए, द वेरियस एग्जम्पशंस गिवन फ्रॉम रूल 6। तो देखना यहां पे एग्जम्पशंस क्या दिया है। Provided that an individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served for a total period of not less than 3 years as on the date of inclusion of his name in database। यानी 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। और 3 साल का एक्सपीरियंस कहां है? एज ए डायरेक्टर और KMP as on the date of inclusion of his name in the database in one or more of the following companies। यानी 3 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सनल ऑन द डेट ऑफ द इंक्लूजन इन द डेटाबेस इन ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी। किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी 3 साल से डायरेक्टर या KMP हूं, तो मुझे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्न पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या 10 CR से ज्यादा है। यानी आप सिंपल सा चीज याद कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट एक्टर के केस में टॉप वाज द लिमिट, तो टॉप में हमने P उठा दिया। या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, या फिर जो मेंबर है, राइट, या फिर जो मेंबर है ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन और अबव है। तो इफ ए पर्सन इज अ डायरेक्टर और KMP फॉर 3 years or more in a body corporate that is incorporated outside India and that is having a paid up share capital of $2 million or more, तब भी ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। तो कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत सेटअप है, फॉर एग्जांपल LIC वगैरह हो गया, तो अगर आप यहां भी डायरेक्टर KMP हैं, 3 साल से हैं, तो आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस छोड़ दो,
अगर आप डायरेक्टर या अबव कैटेगरी के इंसान हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बाप रे बाप, या फिर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंड यू हैव ए गुड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट लॉज और सिक्योरिटी लॉज और इकोनॉमिक लॉज, तब भी आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी आप डायरेक्टर के पे स्केल में है या डायरेक्टर से भी ऊपर के पे स्केल में है इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंड आपको नॉलेज है इन हैंडलिंग मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट लॉस, सिक्योरिटी लॉस, इकोनॉमिक लॉस, तब भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर आप पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर एंड अबव है, कहां पे, सेबी में, आरबीआई में, इल्डा में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड अगेन आपके पास एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट लॉस और सिक्योरिटी लॉस और इकोनॉमिक लॉस, तो आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रूल 6 का पार्ट हो गया जो अपने एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये अपना सेक्शन 149, 150 एंड रूल 6, ये 3 के एरियाज हो गए जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 149 में जो रेम्यूनरेशन का पार्ट था ना, उसको अपन क्रॉस लिंक करके पढ़ते हैं, कोरिलेट करके पढ़ते हैं विद 197 एंड ऑल्सो विद शेड्यूल 5। तो जब अपन 197 एंड शेड्यूल 5 देखेंगे तो दोबारा से अपन सेक्शन 149 के रेम्यूनरेशन वाले पार्ट में रिविजिट करेंगे। अब देखना सेक्शन 151, दैट इज टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पर अगेन स्मॉल शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो भी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा सकते हैं लिस्टेड कंपनीज के अंदर, एंड दे कैन अपॉइंट देयर ओन डायरेक्टर्स, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेनली लिस्टेड कंपनीज के लिए रेलिवेंट है। लिस्टेड कंपनीज चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती हैं इफ एन रिक्वेस्ट इज गिवन बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। तो सेक्शन क्या बोलता है, ए लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट directors of small shareholders if notice is given by not less than 1000 small shareholders of the company। तो कंपनी के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है, स्मॉल शेयर होल्डर यानी कौन, स्मॉल शेयर होल्डर यानी वो शेयर होल्डर जो शेयर्स होल्ड करता है ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज और लेस, ठीक है। तो अगर कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, नोटिस देते हैं, तो लिस्टेड कंपनी यहां पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस। तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस, अगेन हम लोग निकाल लेंगे विच एवर इज लेस। अगर ये लोग नोटिस देते हैं तो अगेन लिस्टेड कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनीज को कंसिडर करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, इसलिए वर्ड में यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने बोला कंसिडर करना पड़ेगा, ऑप्शनल है। अब यहां पे लिस्टेड कंपनीज सुओ मोटो भी क्या कर सकती हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती हैं। तो इधर सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन। Notice must be given at least 14 days before the meeting specifying the details and consent of the proposed director। तो भाई सानिध्य सराफ को अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स को क्या करना है, अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो सानिध्य सराफ का कंसेंट भी वहां पे जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, कंसेंट भी जाना चाहिए और साथ ही साथ डिटेल्स भी जाने चाहिए। यहां पे कुछ बेसिक बात आपको याद रखनी है। एक बार एक व्यक्ति स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गया ना, तो वो व्यक्ति दोबारा से कभी भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता इन द सेम कंपनी। याद रखिएगा, मैक्सिमम टेन्योर ही 3 साल का होगा और 3 साल के बाद ना, 3 साल के बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता कभी भी एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मैक्सिमम टेन्योर ही 3 साल का होगा। 3 साल के लिए अपॉइंट किया एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड का पार्ट दिया हुआ है कि 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। 3 साल कंपनी के अंदर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट नहीं हो सकता। 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद वो व्यक्ति अपॉइंट हो सकता है इन अदर कैपेसिटी बट नॉट एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। एंड ही शुड ऑल्सो फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस गिवन अंडर सेक्शन 149। तो 149 के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात की गई है, तो वहां जो क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की गई है, एसएसडी को भी क्या करना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस फुलफिल करना पड़ेगा। यहां पे लॉ के अंदर एक डिबेट है कि फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। एक डिबेट है, बट आईसीआई ने यहां पे जो व्यू लिया है वो लिया है कि इट इज मैंडेटरी। तो आईसीआई ने मैंडेटरी व्यू लिया है तो अपन भी क्या करेंगे, मैंडेटरी व्यू लेंगे। एंड सेक्शन 164 के जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो एसएसडीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली फ्रेम किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। तो छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 151। उसके बाद आता है सेक्शन 152 जो कि अपना बेस सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का, द वेरी बेस सेक्शन। अगर मेन क्लास होता तो अपन सेक्शन 152 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये क्या है, अपना बेस सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अब लॉजिकली सोचो, नॉर्मली डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी।
तो नॉर्मली हमेशा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मेंबर्स करेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा करेंगे, जनरल मीटिंग में करेंगे, उनका कंसेंट लिया जाएगा, उनका कंसेंट आरओसी को दिया जाएगा, डायरेक्टर अपना कंसेंट कंपनी को इंटीमेट करेगा, कंपनी वो जो कंसेंट है वो आरओसी को इंटीमेट करेगी। ये प्रोसेस नॉर्मली चलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात की जाए, फर्स्ट डायरेक्टर्स की, पहले डायरेक्टर्स की, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स के केस में यहां पे एक्सेप्शन दिया हुआ है। बोला है कि जब कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया और आरओसी को सबमिट किया एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही कंपनी क्या कर देगी, फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम स्पेसिफाई कर देगी कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होने वाले हैं। एंड अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी ने डायरेक्टर्स का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, तो जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं उनको ही फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाएगा। दे शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स, एक डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। They shall be deemed to be the first directors. Subsequently members अपॉइंट करते रहेंगे by passing ordinary resolution in general meeting. ठीक है ना। उसके अलावा 152 सबसेक्शन 3 के हिसाब से डीन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा हर डायरेक्टर को। डायरेक्टर को अपना कंसेंट देना पड़ेगा कंपनी को, जिसके लिए फॉर्म स्पेसिफाइड है DIR2। और कंपनी को जो डायरेक्टर का कंसेंट है वो आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। पूरे लॉ के अंदर कॉमन चीज है, इंटीमेशन टू आरओसी विद द फीस एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014। तो पूरे लॉ के अंदर कॉमन चीज है, यहां भी है। डायरेक्टर ने अपना कंसेंट कंपनी को दे दिया और कंपनी ने जो डायरेक्टर का कंसेंट है वो DIR 12 के अंदर वहां पे क्या कर दिया, आरओसी को इंटीमेट कर दिया। सो दैट इज समथिंग लॉजिकल दैट इज गोइंग टू हैपन। उसके बाद सेक्शन 152 के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट। The concept of rotation of directors and the concept of automatic adjournment that is governed in 152 subsection 6 and 7। क्या है ये? तो एक चीज याद रखिएगा यार, जो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनीज है तो यार उनके जो डायरेक्टर्स हैं लाला लाली, दे आर फ्री टू चूज देम, दे आर फ्री टू डिसाइड कि भैया किसका टेन्योर कब तक रहेगा। लेकिन पब्लिक कंपनीज के केस में इंडिपेंडेंस इंश्योर करना होता है। बोल के बोला गया कि पब्लिक कंपनीज के केस में एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी रोटेशनल। इन अदर वर्ड्स अप टू 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी इंडिपेंडेंट। यानी पब्लिक कंपनीज को एक बोल दिया जाएगा कि भैया अप टू 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो आप इंडिपेंडेंट डिसाइड कर सकते हो, परमानेंट डिसाइड कर सकते हो, परमानेंट, कि वो जो 1/3 डायरेक्टर्स होंगे ना उनकी कुर्सियों पे कभी खतरा नहीं आएगा, दे आर परमानेंट, उनका टेन्योर एकदम फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो बाकी 2/3 होंगे ना वो रोटेशनल होंगे, उनको शिफ्ट किया जा सकता है ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है। अब यहां पे सिस्टम क्या रहेगा, सिस्टम ये रहेगा कि जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल होंगे। और उस 2/3 में से 1/3 विल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए लेटर से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 3, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है मान लीजिए 12। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 12, तो 12 का हमने कर दिया 2/3 यानी 8, 2/3। अब 8 का अपने को करना होगा 1/3। तो अगर 8 का 1/3 करेंगे तो 2.67 समथिंग आएगा। तो यहां पे हम लोग इसको 3 ले लेंगे, वी आर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर। जब 2/3 किया ना तब राउंड ऑफ नहीं करते, वहां पे एटलीस्ट 2/3 बोला है तो हायर नंबर लेते हैं, और जब 1/3 करेंगे तो नियरेस्ट वाले पे राउंड ऑफ कर देंगे। तो अब मिला के कॉन्सेप्ट क्या बना कि कुल मिलाकर कंपनी में 12 डायरेक्टर्स थे, 12 में से 3 क्या होंगे, रिटायर बाय रोटेशन होंगे। 8 रोटेशनल थे और 3 लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे। मतलब ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं इनको जनरल मीटिंग में खड़ा किया जाएगा और जनरल मीटिंग में खड़ा करके मेंबर से पूछा जाएगा कि आप इन 3 डायरेक्टर्स को दोबारा से अपॉइंट करना चाहते हो या 3 डायरेक्टर्स के बदले किसी और को अपॉइंट करना चाहते हो। एंड कंपनी विल ऑल्सो हैव द चॉइस टू रिमूव दिस 3 डायरेक्टर्स। तो 12 में से 4 तो पहले सेफ हो गए परमानेंट, 8 रोटेशनल कैटेगरी में चले गए और 8 में से 3 एक्चुअली लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। Either they can be reappointed or someone else might come in their place. That is how the concept goes on. अब यहां पे बोला गया कि जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना उसमें से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को तो माइनस कर दो। मान लीजिए 15 डायरेक्टर्स हैं, 15 में से 2 इंडिपेंडेंट, तो 15 - 2 कर दीजिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट को तो माइनस कर दो। इंडिपेंडेंट को तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट ही मत करो फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग रोटेशनल डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस कर दिया, वो लॉ में क्लियर कट दिया हुआ है। उसके अलावा नॉमिनी डायरेक्टर्स के लिए लॉ में क्लियर कट नहीं दिया हुआ, बट नॉमिनी डायरेक्टर्स को भी अपन माइनस करते हैं। 99% ऑथर्स इस बात को मानते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर्स को भी क्या करना है सर, माइनस करना है। तो अगर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस कर दिया, 1 नॉमिनी डायरेक्टर है तो 1 नॉमिनी डायरेक्टर को भी माइनस कर दिया। अब एडिशनल डायरेक्टर्स जो होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द बीओडी। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं इनके ऊपर डिबेट है कि इनको माइनस करना है नहीं करना है। एक डिबेट है, माइनस करें नहीं करें। अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग व्यूज हैं। यहां पे एक फाइट निकल के आता है
तो व्हाट द स्टूडेंट कैन डू इज यू कैन टेक ए एप्रोप्रिएट अजम्पशन। आपको अगर एडिशनल डैरेक्टर को माइनस करना है आप माइनस कर दो, बट वहां पे एक अजम्पशन लिख दो कि वी आर अज्यूमिंग कि एडिशनल डैरेक्टर्स यहां पे टोटल नंबर पे काउंट नहीं होंगे, अकॉर्डिंगली हम माइनस कर रहे हैं। तो आप एडिशनल डैरेक्टर को माइनस करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आपको अजम्पशन लिखना कंपलसरी है बिकॉज लॉ क्लियर नहीं है उस बारे में। माइनस नहीं करना चाहते हो तब भी इतना बड़ा दिक्कत का बात नहीं है क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है, बट आपको अगेन अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ए अजम्पशन इन केस ऑफ एडिशनल डैरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर के केस में माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को माइनस करना ही है। एडिशनल डायरेक्टर के केस में यू टेक ए सुटेबल अजम्पशन कि आपको माइनस करना है कि नहीं। फिर माइनस किया, फिर 2/3 किया, 2/3 में हायर नंबर पे राउंड ऑफ कर लिया, फिर 1/3 किया, 1/3 में नियरेस्ट नंबर पे ले गए, और फिर हम अराइव कर गए कि इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। अब यहाँ पे 3 चॉइसेस होते हैं। 3 चॉइसेस क्या होते हैं कि यार आप एदर उन डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट कर दो या ना करो, या डिसाइड करो कि किसी को भी अपॉइंट नहीं करना। तो वो चॉइसेस होते हैं। अब आपके मन में एक डिलेमा आएगा, डाउट आएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो यहाँ पे 12 थे हमारे एग्जांपल में, लेकिन 3 ही डायरेक्टर्स तो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। तो कैसे डिसाइड करें कि 12 में से 3 कौन से हैं, रदर 8 में से 3 कौन से हैं, क्योंकि 12 में से 4 तो पहली परमानेंट कैटेगरी में चले गए। हाउ टू डिसाइड कि 8 में से 3 कौन से हैं? तो बोला हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था वो पहले जाएगा, नॉट बाय टर्म्स ऑफ एज, बाय टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, बाय टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स आउट। ठीक है। अब सर सारे डायरेक्टर्स अगर एक साथ अपॉइंट हुए तो इन दैट केस हम लोग लॉट सिस्टम फॉलो कर लेंगे, लॉट के हिसाब से देख लेंगे, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे कि 8 में से 3 कौन से। अब ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं इसके केस में कंपनी के पास 3 चॉइसेस हैं। या तो कंपनी क्लियरली रिजॉल्व कर देगी, जनरल मीटिंग के अंदर एक्सप्रेस कर देगी कि हम किसी भी डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं करने वाले। क्यों भाई, मिनिमम नंबर का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, हम नहीं चाहते 3 को रीअपॉइंट करना, या 3 के बदले किसी और को रीअपॉइंट करना। एदर दैट इज वन चॉइस। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी सेम डायरेक्टर्स को भी रीअपॉइंट कर सकते हैं या किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना कंपनी ने स्पेसिफिकली मना किया ना मेंबर्स ने रीअपॉइंट किया, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, माना जाएगा कि मीटिंग अधूरा है। तो मीटिंग अधूरा है तो मीटिंग क्या हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। एडजर्न हो गया, 152 सबसेक्शन 7 लग गया, एडजर्न हो गया। और एडजर्न हो गया। अब एडजर्न मीटिंग में दोबारा से 3 सिचुएशंस हैं। कंपनी या तो एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर दे, मना कर दे हम किसी को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, या मेंबर सेम डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट कर दे या किसी और को अपॉइंट कर दे। एडजर्न मीटिंग में भी कुछ नहीं हुआ तो भैया ये टाइम पास कब तक चलता रहेगा। तो सेम डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। माना जाएगा कि वही 3 डायरेक्टर्स फिर क्या हो गए, डीम्ड टू बी रीअपॉइंट हो गए। दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट गोज। तो अब देखो ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। If the vacancy of the retired director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time same place, and अगर वो दिन national holiday है तो next succeeding day जो कि holiday नहीं है, at the same time same place. If at the adjourned meeting also the vacancy of the retiring director is not filled up and that meeting has also not expressly resolved not to fill the vacancy, retiring director shall be deemed to be reappointed. But again law में क्या होता है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन होता है। तो यहां एक्सेप्शन दिया और बहुत लॉजिकल एक्सेप्शन है। बोला भैया हम नॉर्मली मान लेंगे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है, लेकिन मान लो कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो इन दैट सिचुएशन उनका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टर्स ने खुद नोटिस देके मना कर दिया कि हम रीअपॉइंट नहीं होना चाहते। इन दैट केस डीम्ड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। हमने रिजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड किया था टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, बट रिजोल्यूशन फेल हो गया, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे सिचुएशंस दी है कि कब कब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड अगर सेक्शन 162 एप्लीकेबल है तब भी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे सिचुएशन दी है, राइट, कि इफ एट एनी मीटिंग रिजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड एंड लॉस्ट, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। रिटायरिंग डायरेक्टर खुद नोटिस दे रहा है, मना कर रहा है मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सेक्शन 162 एप्लीकेबल है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई स्पेसिफिक रिजोल्यूशन चाहिए उसके अपॉइंटमेंट के लिए, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि ये जो पॉइंट नंबर 4 है इस पे ज्यादा इलाबोरेट में इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा लॉ है जिसके बारे में मैं आपको समझा सकता हूं, एक इलस्ट्रेशन दे सकता हूं। सो दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज डिबेटेबल। तो फिलहाल अभी इस पॉइंट पे नहीं आ रहा, मैं इस एक्सेप्शन पे नहीं आ रहा बिकॉज ये डिबेटेबल है। मेन क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर क्लॉज के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन होता है। ये जो 4th वाला है, ये रिजोल्यूशन वेदर ओआर और स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, बिकॉज प्रैक्टिकली देखा जाए तो फॉर एवरी अपॉइंटमेंट ओआर और एसआर इज नीडेड। तो ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का पार्ट तो कभी एप्लीकेबल ही नहीं होगा अगर इसको हमने एक्सेप्शन के लिस्ट में डाल दिया। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ गुड डिबेट ओवर दिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
रोटेशन एंड डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। और फिर बोला कि जो रोटेशन और डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, उसकी सब्सिडरी को एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द आरओसी तो उनको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सेम चीज जो हमने पहले भी देखा था सेक्शन 149 डिस्कस करते हुए, तो सेम सिनेरियो यहां पे भी आ गया। तो ये क्या हो गया सेक्शन 152 जो कि अपना बेस सेक्शन है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी तक जितना भी हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वाला पार्ट देखा है ना, वो सारा का सारा क्या देखा है, जहां पे जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने नॉर्मली अपॉइंट किया। 149, 151 स्पेसिफिक केसेस, 152 द बेस सेक्शन। अब जो देखेंगे ना अगला, वो देखेंगे जहां बीओडी क्या करती है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। बीओडी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, दैट इज एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, दैट इज सेक्शन 161। अब देखना डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो 4 तरीके के डायरेक्टर्स हैं जिनके बारे में सेक्शन 161 में बताया गया है, जिनके अपॉइंटमेंट बीओडी करता है, मेंबर्स नहीं करते हैं। दैट इज एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, देन वी हैव डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी एंड वी हैव नॉमिनी डायरेक्टर्स। ठीक है ना। तो एडिशनल डायरेक्टर्स के बारे में सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है 161 सब सेक्शन 1, ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है, देन नॉमिनी डायरेक्टर्स के बारे में सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है, एंड डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी के बारे में सब सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो एडिशनल डायरेक्टर क्या हो गया, नाम से लग रहा है कि यार एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। नाउ एवरी टाइम वी कैन नॉट वेट टिल द एजीएम की एजीएम होगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। तो लॉ के अंदर बीओडी को पावर दिया गया है कि बीओडी भी क्या कर सकता है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है बिफोर द एजीएम। बीओडी भी क्या कर सकता है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है बिफोर द एजीएम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोर्ड मीटिंग में भी कर सकता है, या फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का जो मेथड दिया हुआ है सेक्शन 175 के अंदर आरबीसी में भी कर सकता है। लेकिन वो जो एडिशनल डायरेक्टर होगा उसका अपॉइंटमेंट सिर्फ एक टेम्पररी बेसिस में होगा जब तक जनरल मीटिंग नहीं हो जाता। वो टेन्योर ही कब तक होल्ड करेगा, जब तक जनरल मीटिंग नहीं हो जाता, जब तक जनरल मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाता, बिकॉज जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स डिसाइड करेंगे फिर। तो उसका टेन्योर ही सिर्फ एजीएम तक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक है। अगर एजीएम हेल्ड नहीं कराया जाता बाय द डायरेक्टर्स, बाय द कंपनी, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज द लास्ट पॉसिबल डे कि कब तक एजीएम हो जाना चाहिए था। जैसे कि सेक्शन 96 जो बेस सेक्शन है एजीएम का, उसमें आप देखोगे तो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट कि तब तक एजीएम हो जाना चाहिए था। तो 30 सितंबर तक तो एनी हाउ डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसका अपॉइंटमेंट सिर्फ एजीएम तक के लिए हुआ है, एजीएम नहीं कराया तो लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है, आरबीसी में भी हो सकता है, अपॉइंटमेंट बीओडी करेगा। रेगुलेशन 72 ऑफ टेबल ए ऑथराइजेस बीओडी टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। अब लॉजिकल सी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स में ना लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ है 14 कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स कंपनी कैन अपॉइंट इज 14। ऑलरेडी 8 डायरेक्टर्स तो मेंबर्स ने अपॉइंट कर ही दिए हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा वो विद इन दैट लिमिट होगा, यानी 6 डायरेक्टर्स ही और ज्यादा से ज्यादा बीओडी अपॉइंट कर सकता है। तो वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमने उसे जनरल मीटिंग में खड़ा किया था, जनरल मीटिंग में खड़ा किया था और मेंबर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मेंबर्स ने उसे अपॉइंट नहीं किया, तो उस व्यक्ति को आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज मेंबर्स हैव रिजेक्टेड हिम। तो इफ मेंबर्स हैव रिजेक्टेड ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, देन दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग। अदरवाइज लॉ का जो स्पिरिट है वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बट अगर ऐसा हुआ कि बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया, तो मेंबर्स उसे अपॉइंट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो तो मालिक है। उसके बाद आता है 161 सब सेक्शन 2, दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। नाम से क्या लग रहा है, ऑल्टरनेट, किसी के बदले। तो सब सेक्शन में क्या बोला हुआ है, बोला अगर कोई डायरेक्टर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या मोर, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या मोर के लिए इंडिया के बाहर चला जाता है, आउटसाइड इंडिया चला जाता है, तो उसके बदले बीओडी किसी दूसरे व्यक्ति को एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकती है। लेकिन यहां पे 2-3 बातें हैं। बोला कंटिन्यूअस पीरियड फॉर 3 मंथ्स और मोर, 3 महीना या उससे ज्यादा, और इंडिया के बाहर। तो कंटिन्यूअस पीरियड होना चाहिए, 3 मंथ्स या मोर होना चाहिए, इंडिया के बाहर बंदा जाना चाहिए, तब जाकर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर 6 महीने के लिए इंडिया में ही बंदा कहीं घूम रहा है, तो इन दैट केस ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यस, एडिशनल डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और मोर, 2 मंथ 50 डेज के लिए कंटिन्यूअसली इंडिया के बाहर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता।
अब ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी अपॉइंट करेगी। जो बंदा खुद इंडिया के बाहर जा रहा है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं अपना ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करके जाऊंगा। बीओडी कलेक्टिवली डिसाइड करेगा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होगा। एंड अगेन बीओडी कब अपॉइंट कर सकता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को? अगर या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने ऑथराइजेशन दिया हुआ बीओडी को टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर, या फिर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया गया है। तो इन दो सर्कमस्टेंसेस के अंदर बीओडी क्या कर सकती है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। अब लॉजिकली सोचो और बताओ कि जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसका टेन्योर कब तक वैलिड होगा? अगेन इसका टेन्योर एजीएम तक वैलिड नहीं होगा। एजीएम वाला सिस्टम तो एडिशनल डायरेक्टर के लिए था। ये तो अल्टीमेटली एक व्यक्ति के जगह अपॉइंट हुआ है। तो जब तक वो व्यक्ति वापस नहीं आ जाता तब तक इसका टेन्योर वैलिड होगा। अगर वो व्यक्ति 6 महीने के इंडिया के बाहर गया है और 6 महीने के बाद इंडिया में वापस आता है तो जिस दिन वो वापस आ जाएगा उस दिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। लेकिन सर व्हाट इफ उस ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर ही 3 महीने बाद खत्म हो जाए? तो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर ही 3 महीने बाद खत्म हो जाए तो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसका भी टेन्योर 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। लॉजिकल सी चीज है। तो कॉन्सेप्ट बन गया, सच डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इन इंडिया और एंड ऑफ ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर व्हिच एवर इज अर्लियर। अपॉइंटमेंट कैसे होगा? बोर्ड मीटिंग या आरबीसी के द्वारा। यहां कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे एक इंडिविजुअल ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है एक ही इंडिविजुअल के लिए इन द सेम कंपनी, ठीक है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट है वो सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर का अप्लाई करता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अप्लाई नहीं करता, वो सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर का अप्लाई करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहां पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगर एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑलरेडी है कंपनी में तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नॉमिनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। वी हैव डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 161 सब सेक्शन 4। तो एक डायरेक्टर जिसको ओरिजिनली जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था बाय द मेंबर्स, अगर उसके ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, वो अनसाउंड माइंड का बन जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस में एक वैकेंसी अराइज हो जाती है, तो उसके बदले बीओडी एक दूसरे डायरेक्टर का अपॉइंट कर सकती है, जिसे कहते हैं डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, जिसका टेन्योर अगेन जनरल मीटिंग तक ही वैलिड होगा, क्योंकि जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि आगे उसे अपॉइंट करना है या नहीं करना है। कंडीशन क्या है कि अगेन द ओरिजिनल डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। अगर मान लीजिए एडिशनल डायरेक्टर की डेथ हो गई तो कैजुअल वैकेंसी अराइज नहीं हो रहा, कैजुअल वैकेंसी फुलफिल नहीं करना। अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर की डेथ हो गई तो कैजुअल वैकेंसी राइज नहीं हुआ। सेक्शन 152 के अंदर जो डायरेक्टर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जीएम में अपॉइंट हुआ था उसकी डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड का हो गया वो, तब यहां पे डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तब उसके बदले डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट किया जाएगा। और इसको अपॉइंट करने के लिए आर्टिकल्स में कोई भी ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, अनलाइक एडिशनल डायरेक्टर एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर जहां पे आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन चाहिए था। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है, एडिशनल ऑल्टरनेट डायरेक्टर के केस में हमने देखा कि अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में भी पॉसिबल है, आरबीसी में भी पॉसिबल है। लेकिन डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी का जो अपॉइंटमेंट है ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग में पॉसिबल है, आरबीसी में पॉसिबल नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि आरबीसी में ये अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और यहां पे सिर्फ जो ओरिजिनल डायरेक्टर जिसका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ था उसकी डेथ या अनसाउंड माइंड का वो हो जाता है, वहां कैजुअल वैकेंसी राइज होती है, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जिस डायरेक्टर को बीओडी ने अपॉइंट किया था इन दैट केस ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो ये चीज अगेन आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज अपॉइंटमेंट आरबीसी के द्वारा नहीं हो सकता, ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है। यहां पे वैकेंसी जो अराइज हो रहा है डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी जो फुलफिल कर रहा है बीओडी फुलफिल कर रहा है, बट याद रखिएगा कि जनरल मीटिंग में जो अगला जनरल मीटिंग आएगा वहां मेंबर्स अप्रूव करेंगे उस अपॉइंटमेंट को, तभी जाकर वो डायरेक्टर आगे कंटिन्यू करेगा। अगर मेंबर्स ने अप्रूव नहीं करा तो वो डायरेक्टर आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। ये हो गया अपना सेक्शन 161 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बीओडी। अब देखना कुछ प्रोसीजर रिलेटेड बातें, जैसे कि डिन नंबर लेना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर रिलेटेड बातें, हर इंडिविजुअल जिसको भी डायरेक्टर अपॉइंट होना है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा DIR-3 में, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस इंडिविजुअल को डिन नंबर अलॉट करेगा। तो फॉर्म DIR-3 दिया हुआ है कि फॉर्म DIR-3 में एप्लीकेशन देना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर डिन अलॉट करेगा। तब क्या करेगा, डिन अलॉट करेगा। उसके बाद जैसे इंडिविजुअल को डिन नंबर मिल जाता है, वो जितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर बनना चाहता है सबको बता देगा कि देखो भाई मेरा डिन नंबर मिल गया। अब इंडिविजुअल कंपनीज में इंटीमेट कर देगा कि मेरे को डिन नंबर मिल गया, तो कंपनीज क्या करेगी, आरओसी को इंटीमेट करेगी कि डायरेक्टर को डिन नंबर मिल गया। तो ये एक बेसिक फ्लो है, बेसिक प्रोसेस है। उसके अलावा फंडामेंटल्स दिए हुए कि एक बंदे के पास दो डिन नंबर नहीं हो सकता, डिन कब कब कैंसिल हो जाएगा, पेनल्टी क्या होगा फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, ये तो सारा इंपॉर्टेंट बात हो गया। बट बेसिक फ्लो यही है। सेक्शन 153 सबसे पहले बोला गया कि हर इंडिविजुअल जिसका भी अपॉइंटमेंट होना है एज ए डायरेक्टर वो एप्लीकेशन देगा फ्रॉम DIR-3 में टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को डिन नंबर दे दो ना, और साथ में डॉक्यूमेंट्स देगा, फोटोग्राफ,
proof of identity, proof of address, copy of board resolution proposing appointment in existing companies, ताकि एक फर्जी डायरेक्टर एप्लीकेशन ना दे सके, फर्जी बंदा, पता चला डायरेक्टर नहीं बना, डिन नंबर लेके बैठ गया। स्पेसिमेन सिग्नेचर, फॉर्म DR3 को साइन कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कराना पड़ेगा यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इट शैल बी वेरीफाइड डिजिटली बाय CS इन फुल टाइम प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी, या MD डायरेक्टर या CEO CFO ऑफ द कंपनी जिसमें बंदे का अपॉइंटमेंट होने वाला है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ठीक है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए, अब 1 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट DIN नंबर अलॉट कर देगा। सेक्शन 155 के अंदर बोला हुआ है एक इंडिविजुअल दूसरा डिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, 1 इंडिविजुअल को 1 ही डिन मिलेगा। 156 में बोला हुआ है हर एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जैसे उसको डिन नंबर मिलेगा वो 1 महीने के अंदर हर उस कंपनी में इंटीमेट कर देगा अपना डिन नंबर जहां पे वो डायरेक्टर बनने वाला है। और 157 में बोला हुआ है कंपनी 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर ROC को इंटीमेट कर देगी डायरेक्टर का डिन नंबर। तो डायरेक्टर 1 मंथ के अंदर कंपनीज को इंटीमेट करेगा और 157 के हिसाब से कंपनी 15 डेज के अंदर ROC को इंटीमेट करेगी। और फिर वहां पे पेनल्टी दिया हुआ है 157 के अंदर कि पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 152, 155, 156 कि अगर 152, 155 एंड 156 का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या पेनल्टी लगेगा, तो वो पेनल्टी दिया हुआ है वहां पे। पेनल्टी फॉर कंपनी में 25,000 रुपए, कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 100 रुपीज पर डे, 100 रुपए प्रतिदिन, एंड दैट कैन बी मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। पेनल्टी फॉर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट तो अगेन मिनिमम 25,000 रुपए, कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 100 रुपए प्रतिदिन, और जो मैक्सिमम है दैट इज 1 लाख रुपीज। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, जब कंटिन्यूइंग पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे दिया है ना, वहां पे लॉ मेकर ने वर्ड यूज किया है आफ्टर द फर्स्ट। इसका मतलब मान लीजिए 20 दिन का डिफॉल्ट है तो फर्स्ट डे एक्सक्लूड कर देंगे और सिर्फ 19 दिन का 100 रुपीज पर डे करके काउंट करेंगे। तो काफी जगह जहां कंटिन्यूइंग पेनल्टी की बात की गई है लॉ मेकर के द्वारा, हर जगह उन्होंने वर्ड यूज कर दिया आफ्टर द फर्स्ट। तो आफ्टर द फर्स्ट का इंप्लीकेशन ही वो आया कि 1 दिन का पेनल्टी हमने वहां से हटा दिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कंटिन्यू कर दिया, डिफॉल्ट काउंट कर दिया। सेक्शन 158 जिसके अंदर बोला हुआ है कि एवरी पर्सन और कंपनी व्हाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न पार्टिकुलर्स, तो वो क्या करेगा, डिन नंबर अपना कोट कर देगा, ही इज गोइंग टू कोट हिज डिन नंबर। एंड देन वी हैव सेक्शन 159 दैट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अच्छा 159 का जो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन है ये है अपॉन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 152, 155, 156। दिस इज अपॉन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 152, 155 एंड 156। तो ये जो 152, 155, 156 का मैंने कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी बताया था ये 159 के अंदर दिया है, राइट 159 के अंदर दिया हुआ है। 157 का जो पेनल्टी था दैट इज बेसिकली अगर कंपनी डिन नंबर ROC को 15 दिन में फर्निश नहीं कर रही तो इन दैट केस कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगा, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगा। और यहां पे बोला गया कि अगर 152 को कॉन्ट्रावेन किया, 155 को किया, 156 को किया तो क्या पेनल्टी लगेगा। देन अगेन यहां पे पेनल्टी दिया हुआ दैट में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज, एंड अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग वन है तो विद अ फर्दर पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 500 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो अगेन 50,000 रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है, कंटिन्यूइंग वन है तो फर्दर पेनल्टी लगेगा 500 रुपए प्रतिदिन, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, खाली फर्स्ट जगह नहीं लगेगा क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट लिखा हुआ है वहां पे। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा डिन का प्रोविजन हो गया, क्लियर है, पूरा का पूरा क्या हो गया, ये डिन का प्रोविजन हो गया। अब डिन के प्रोविजन की जब बात कर रहे हैं 153 से 159 तो इसके अंदर आपको रूल 12A भी ध्यान रखना पड़ता है। छोटा सा रूल है रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स, जहां पे DIR KYC के फाइलिंग की बात की गई है। हर इंडिविजुअल जो भी डिन नंबर होल्ड करता है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको ई फॉर्म DIR KYC फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर 30 सितंबर, जिसके अंदर बेसिकली डायरेक्टर के सारे डिटेल्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल जो भी डिन नंबर होल्ड करता है एज ऑन 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसको ई फॉर्म DIR3 KYC फाइल करना पड़ता है, हर डिटेल उसमें मैन्युअली सबमिट करना पड़ता है, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो उसमें काफी सारे डिटेल्स होता है जैसे कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, सबका डिटेल्स जाता है। और ये रिक्वायरमेंट हर साल है कि हर साल सबमिट करना पड़ेगा। तो हर साल इंडिविजुअल का सोच के देखो यार सारा डिटेल्स मैन्युअली फिल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एक क्या हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो बोलकर एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया DIR3 KYC वेब। अब बोला क्या पहली बार तो DIR KYC फाइल कर ही चुके हो, उसमें सारी डिटेल्स डाल ही चुके हो, तो अगर वो इंफॉर्मेशन सही है आपको दोबारा से उसमें कोई अपडेशन नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करना, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए ना आप DIR KYC की जगह DIR3 KYC वेब सबमिट कर दीजिए। वो क्या है, एक प्री फिल्ड फॉर्म है, वो फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसमें आपके पहले के सारे डिटेल्स होंगे,
आप खाली क्या कर दीजिए, ओटीपी नंबर डाल के उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, उसमें एडिट ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। यानी इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंज इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इन द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट ईयर, देन DIR3 KYC वेब इज द गुड ऑप्शन। बट इफ यू वांट टू अपडेट योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, देन DIR3 KYC वेब के थ्रू आप फाइलिंग नहीं कर सकते, फिर आपको DIR KYC के थ्रू ही फाइल करना पड़ेगा। और जो भी फीस होगा फॉर फाइलिंग ई फॉर्म DIR3 या KYC वेब या DIR3 KYC वेब, अगेन वो पेबल होगा इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014। ये तो पूरे लॉ के अंदर कॉमन है, जब भी ROC को फाइलिंग होती है, कहीं भी ROC को फाइलिंग होती है। तो 153 से 159 के अंदर ये क्या हो गया, अपना एक प्रोसीजरल पार्ट हो गया, दैट इज रिगार्डिंग द DIN नंबर एंड दैट इज रेड विथ रूल 12। सिमिलरली प्रोसीजरल सेक्शन के अंदर एक पार्ट में ऐड करूंगा, सेक्शन 160 द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट। हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा डायरेक्टर बनने के लिए खरा न हो जाए पब्लिक कंपनीज के केस में बोल के डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट इंसर्ट किया गया सेक्शन 160 के अंदर, जो कि बेसिकली पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है कि आप अगर डायरेक्टर बनने के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शन के लिए वहां पे खड़े होते हैं, तो आपको ₹1,00,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ₹1,00,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शन में खड़े होते हो, अगर आपको 25% वोट्स भी नहीं मिलता है, 25% वोट्स भी नहीं मिलता है, तो आपने जो डिपॉजिट दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा, वो जो डिपॉजिट आपने दिया है वो जब्त हो जाएगा। ठीक है ना? एंड नोटिस टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय एनी पर्सन। भाई एक बंदे को डायरेक्टर बनना है, उसने वो डिपॉजिट ₹1,00,000 का उसे जमा करना है। और साथ ही साथ नोटिस जाएगा एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले तक नोटिस चला जाना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है, इसका ये डिटेल्स है, इसका कंसेंट है, ये ₹1,00,000 का डिपॉजिट है, और 25% वोट नहीं मिला तो वो जो डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स को एग्जम्पशन दिया गया है फ्रॉम गिविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट। एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ऊपर से डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट इंसर्ट कर दिया तो मिल गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोला डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। या फिर वो डायरेक्टर जिनका नाम खुद नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी ने रिकमेंड किया है, BOD ने रिकमेंड किया है, यानी सोच समझ कर रिकमेंड किया होगा, तो उनको भी ₹1,00,000 की डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनीज को एक रिलैक्सेशन दिया गया है, बोला निधि कंपनीज के केस में ना ₹1,00,000 का डिपॉजिट नहीं चाहिए, ₹10,000 के डिपॉजिट से काम चल जाएगा। ₹1,00,000 का डिपॉजिट नहीं चाहिए, ₹10,000 के डिपॉजिट से काम चल जाएगा। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज की मर्जी है लाला लाली का क्या करना है। एंड जो भी 100% गवर्नमेंट कंपनीज होती है, 100% कंट्रोल्ड गवर्नमेंट कंपनीज, उनके ऊपर भी ये डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। जो सेक्शन 8 कंपनीज है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज सेक्शन 160, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा सेक्शन 162 को भी मैं एक प्रोसीजरल सेक्शन ही मान रहा हूं, 162 को भी एक प्रोसीजर बेस्ड सेक्शन मान रहा हूं। तो 162 में क्या बोला गया? बोला गया कि मान लीजिए कंपनी में 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं ना, तो 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए 15 सेपरेट रिजोल्यूशंस पास करने होंगे, 15 सेपरेट रिजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही रिजोल्यूशन में सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। यू वांट टू अपॉइंट 15 डायरेक्टर्स, पास 15 सेपरेट रिजोल्यूशंस, राइट? ड्राफ्ट 15 सेपरेट रिजोल्यूशंस। लेकिन अगेन इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक एक्सेप्शन है जो लॉ के अंदर दिया गया है। बोला गया है कि अगर आप जनरल मीटिंग में मान लीजिए आप 15 डायरेक्टर्स को दोबारा से 15 डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करना चाहते हो बाय सिंगल रिजोल्यूशन, बोला उसका एक तरीका है, आप पहले जनरल मीटिंग बुलाइए, जनरल मीटिंग में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर दीजिए। यूनानिमस रिजोल्यूशन मतलब हर एक मेंबर का कंसेंट होना चाहिए, एक भी मेंबर वहां पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा। अगर सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो आप एक ही रिजोल्यूशन के थ्रू सारे डायरेक्टर्स को एक साथ अपॉइंट कर सकते हो। अगर यूनानिमस रेजोल्यूशन आपने पास कर दिया जनरल मीटिंग में, तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू सारे डायरेक्टर्स को एक साथ अपॉइंट कर सकते हो, वरना अदरवाइज फॉर एवरी डायरेक्टर यू नीड अ सेपरेट रेजोल्यूशन। बट प्रैक्टिकली पासिंग ए यूनानिमस रेजोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, एंड हमेशा हम देखते हैं कि हर डायरेक्टर का एक सेपरेट रेजोल्यूशन ही पास होता है, राइट? और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी प्राइवेट कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज सेक्शन 162। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो ये हमारा क्या हो गया सर? प्रोसीजरल बेस्ड सेक्शंस हो गया थोड़ा। उसके अलावा अब हम आ सकते हैं अपना जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 163 भी एक प्रपोजल बेस्ड सेक्शन हो गया, प्रोसीजरल बेस्ड, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू कर लोगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक गो थ्रू का तरीका है। कंपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड भी ऑप्ट कर सकती है अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, अगर आर्टिकल्स ने ऑथराइज किया हुआ है तो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट ए मैनर ऑफ वोटिंग टेक्निक, कि किस तरीके से वोटिंग वहां पे एक्सरसाइज किया जाएगा।
और अगर कंपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका यूज करती है तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही होगा। एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स का जो क्या होगा अपॉइंटमेंट होगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही होगा। एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड वंस इन एवरी 3 years, हर 3 साल के अंदर वो अपॉइंटमेंट होगा। एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के 2 वोटिंग के तरीके हैं, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और एक क्यूमुलेटिव वोटिंग होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, क्यूमुलेटिव वोटिंग क्या है। सो दैट इज वाई हम उनमें डिटेल्स में नहीं जाते, बिकॉज दिस आर वेरी डिटेल्ड साइंटिफिक वोटिंग टेक्निक्स। उसके बाद जो मेन पार्ट है अपना चैप्टर का वो है अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट के लिए हमने डिस्कस कर लिया 152, 149, 151 एंड अगेन 161 बीओडी के केस में। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 164 एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन। और साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन के साथ अपने को क्या देखना पड़ता है, वैकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के साथ क्या देखना पड़ता है, वैकेशन। याद रखिएगा 164 जब भी आप डिस्कस करोगे तो 167 साथ साथ डिस्कस करोगे, और साथ ही साथ 165 भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, बिकॉज 165 का भी एक रेफरेंस हमेशा यहां अपने को देखने को मिलता है। तो 164 के अंदर ना 2 चीजें हैं, एक तो एलिजिबिलिटी है, एक डिस्क्वालिफिकेशन है। एक देखना पड़ेगा कि यार अगर बंदा इन ग्राउंड्स पे फॉल करता है वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता, और दूसरा ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुका और फिर यहां फंस गया तो वो डिस्क्वालिफाइड है, उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ये 2 सिंपल सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर बंदा एलिजिबल ही नहीं है तो खाली 164 लगेगा, लेकिन अगर बंदा पहले डायरेक्टर था फिर डिस्क्वालीफाई हो गया 164 के अंदर तो उसको ऑफिस वैकेट भी करना पड़ेगा, यानी 167 भी लगेगा। 165 के अंदर बोला गया कि एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। 20 कंपनी से ज्यादा में वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, जिसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती है। ठीक है ना, तो ऐसा 165 में देखेंगे। अब 164 के ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर 165 में जो दिया गया लिमिट है उसको वायलेट कर दिया तब भी बंदा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यानी अगर 20 से ज्यादा कंपनी में बंदा डायरेक्टर हो गया तो जो एडिशनल कंपनीज है वहां वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो 167 के हिसाब से वो जो एडिशनल कंपनीज हैं वहां फिर वैकेट भी करना पड़ेगा। तो दैट इज द सिचुएशन जहां पे 164, 165 एंड 167 गोज टुगेदर। अब 164 के जो डिस्क्वालिफिकेशन है वहां पे 2 सबसेक्शन हैं, एक सबसेक्शन 1 है, एक सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 के अंदर आप देखोगे ना क्लॉज ए से लेके आई तक है, क्लॉज ए से लेके आई तक है, और ये सारे वो ग्राउंड्स हैं जहां पे इंडिविजुअल ने डिफॉल्ट किया है, इंडिविजुअल डिस्क्वालिफाइड हुआ। सबसेक्शन 2 में सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स हैं, और सबसेक्शन 2 में जो 2 ग्राउंड्स है ना वहां कंपनी ने डिफॉल्ट किया है और डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड। तो ये डिफरेंस है। तो अब देखना सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल के डिफॉल्ट्स। अब 164 सबसेक्शन 1 क्या है, इंडिविजुअल रिलेटेड डिफॉल्ट्स। अब इसको भी अपन 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक क्लॉज ए बी सी एफ एच है, ये एक साथ कैटेगराइज हो जाएगा, और डीईजी ये एक साथ कैटेगराइज हो जाएगा। डीईजी क्या है, तीनों कन्विक्शन से रिलेटेड क्लॉजेस हैं, जहां कोर्ट ने कन्विक्ट किया है कहीं ना कहीं और कोर्ट ने कन्विक्ट करके डिस्क्वालीफाई करार किया। तो जब भी कोर्ट कन्विक्ट करेगा ना आगे अपील करने का एक प्रोसीजर रहेगा हमेशा। द इंडिविजुअल कैन ऑलवेज अपील फर्दर। तो यहां ये तीनों क्लॉजेस ऐसे हैं जहां आगे अपील के प्रोविजंस हैं, लेकिन ए बी सी एफ एच आई ये सारे वो केसेस हैं जहां आगे अपील एक पॉसिबिलिटी नहीं है, जो क्लियर कट है मामला। क्लियर है। और 164 सबसेक्शन 2 क्या है, कंपनी रिलेटेड डिफॉल्ट्स है। और अगर कंपनी रिलेटेड डिफॉल्ट होता है 164 सबसेक्शन 2 का डिस्क्वालिफिकेशन आता है तो ऑडिटर को भी अपने रिपोर्ट में ना स्पेसिफाई करना पड़ता है 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। ऑडिटर आल्सो स्पेसिफाई इन हिज रिपोर्ट दैट द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 सबसेक्शन 2। तो वो चीज भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। और चाहे 164 सबसेक्शन 1 हो चाहे 164 सबसेक्शन 2 हो, 167 के साथ सर कोरिलेशन तो दोनों का ही रहेगा। तो यहां पे देखते हैं क्लॉजेस क्या क्या है। सबसे पहले वो जो 3 क्लॉजेस थे हमारे कन्विक्शन वाले वो देख लेते हैं, डी ई एंड जी। तो क्लॉज डी में क्या बोला है, 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में क्या बोला है, a person shall not be eligible for appointed as a director of the company if he has been convicted by a court of any offense whether involving moral turpitude or otherwise। moral turpitude मतलब कोई भी ऑफेंस जो समाज की नजरों में गलत है, और अदर ऑफेंस का मतलब कंपनी, अदरवाइज का मतलब यहां पे कंपनीज एक्ट के ऑफेंसेस हैं। एंड सेंटेंस्ड in respect thereof to imprisonment for not less than 6 months, at least 6 महीने की जेल हुई है, and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of sentence। यानी 5 साल के लिए वो बंदा डिस्क्वालिफाइड है, and that we are going to count from the date of expiry of sentence। फिर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया, provided that if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be appointed as director in the company। अगर कन्विक्शन का पीरियड 7 साल या 7 साल से ज्यादा है तो वो कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। यानी कुल मिलाकर ना क्लॉज डी से की अगर हम बात करें तो इसके 3 सिनेरियोज निकल कर आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, ए पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट
for offense involving moral turpitude or others and imprisoned for less than 6 months. तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है यहां पे, नो डिस्क्वालिफिकेशन. दूसरा, कन्विक्टेड फॉर एटलीस्ट 6 months, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा, तो यहां पे बंदा 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है. दैट वी आर काउंटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, मतलब 2 साल का जेल हुआ तो 2 साल प्लस 5 साल. और तीसरा, कन्विक्टेड फॉर 7 years और मोर, तो अगर 7 years या मोर के लिए कन्विक्टेड है तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, जीवन भर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन. तो यहां 3 सिनेरियोस बन गए. क्लॉज ई, एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज बीन पास बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स. कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया और डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया. तो अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ही ऑर्डर पास कर दिया, डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो फिर कोई डिबेट ही नहीं बचा, डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड. उसके बाद क्लॉज डी, has been convicted of the offense dealing with related party transactions under section 188 at any time during the last preceding 5 years. तो section 188 जो related party transaction का section है, उसके साथ एक क्रॉस कनेक्शन आ गया. बोला अगर related party transaction के किसी ऑफेंस में बंदा कन्विक्ट हुआ है पिछले 5 सालों में, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, उसको भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा. तो 188 के साथ क्रॉस कनेक्शन आ गया. इन तीनों केसेस में ना आगे अपील की पॉसिबिलिटीज हैं जो अपन सेक्शन 167 में देखते हैं. ठीक है. उसके बाद हो गया बाकी क्लॉजेस जहां अपील के कोई चांसेस नहीं है. ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. बंदा अनसाउंड माइंड का है, पागल हो गया है, तेरे नाम का सलमान खान जैसी हालत हो गई है, और ये चीज दोस्त ने नहीं बोला है आपके, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोला है, तो डिस्क्वालीफाइड. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और वो अभी तक कोर्ट ने उसे डिस्चार्ज नहीं किया उसकी इंसॉल्वेंसी से, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता. He has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. बंदे ने एप्लीकेशन दे दिया है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं और आप मुझे मेरी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज कर दीजिए, मगर अभी तक उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता. अगर डायरेक्टर बन चुका है फिर इंसॉल्वेंट हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. क्लियर है. और बी और सी का कंबाइंड एप्लीकेशन देखेंगे तो ये मतलब निकलता है कि जिस दिन डायरेक्टर ने एप्लीकेशन दिया इंसॉल्वेंसी के लिए और उस दिन से लेकर जब तक उसको उसकी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता तब तक वो इंसॉल्वेंट है. उसके बाद बोला गया है he has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him whether alone or jointly with others and 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of call. मान लीजिए एक इंडिविजुअल 6 कंपनीज में डायरेक्टर है. अब उन 6 में से कोई एक कंपनी ऐसा है जिसका ना उसने कॉल मनी पे नहीं किया, शेयर लिया था कॉल मनी पे नहीं किया. तो बोला अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया था कॉल मनी पे नहीं किया, अब कंपनी अनाउंसमेंट भी कर चुका है, कंपनी लास्ट डे अनाउंस कर चुका है कि मान लीजिए 30 जून इज द लास्ट डेट जिस दिन आपको कॉल मनी का पेमेंट करना है, और वो लास्ट डे पार हो गया, लास्ट डे के बाद 6 महीने लैप्स हो गए, मतलब लास्ट डे भी पार हो गया, लास्ट डे के बाद 6 महीने लैप्स हो गए, तो आप उसके बाद उस कंपनी में डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे आप जिस कंपनी का आपने शेयर का पैसा नहीं दिया. सारी कंपनीज में नहीं, सिर्फ उस कंपनी में. और बाद में जब आप शेयर का पैसा दोबारा से दे दोगे तो आप दोबारा भी रीअपॉइंट हो सकते हो. एंड उसके बाद बोला ही हैज नॉट कंप्लाइड विद सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 152, दैट इज डिन नंबर ऑब्टेन नहीं किया तो वो बंदे एलिजिबल नहीं है. और उसके बाद क्लॉज आई हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 165, दैट इज 20 से ज्यादा में डायरेक्टर है तब भी वहां पर डिस्क्वालीफाइड है, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा. उसके बाद 164 सबसेक्शन 2 जो कंपनी रिलेटेड है, बोला अगर किसी भी कंपनी ने क्या किया है, क्लॉज ए में बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक फाइल नहीं करे आरओसी को, तो उस कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे. एंड नो पर्सन हु इज और हैज बीन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो क्या नहीं करेंगे, ऑफिस कंटिन्यू नहीं करेंगे एज अ डायरेक्टर, या रीअपॉइंट भी नहीं होंगे उस कंपनी के ऊपर. या फिर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लिया था सेक्शन 73 टू 76 के प्रोविजंस के तहत और डिपॉजिट का रिपेमेंट नहीं करा, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा, डिबेंचर्स रेज कर रहे थे, डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं करा, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट पे नहीं किया, डिविडेंड डिक्लेयर करके वादा करके डिविडेंड का पेमेंट नहीं करा, एंड ये जो डिफॉल्ट है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए कंटिन्यू कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन अगेन यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा और कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. तो यहां पे 2 सिचुएशन दिया हुआ है. क्लॉज बी में आपको लिस्ट याद रखनी होगी. पब्लिक डिपॉजिट कवर्ड है, डिवेंचर्स कवर्ड है, डिविडेंड कवर्ड है, बैंक्स कवर्ड नहीं है, पीएफआईस कवर्ड नहीं है, तो आपको लिस्ट याद रखना होगा. डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए है. क्लॉज ए में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स का डिफॉल्ट, दोनों में से कोई भी एक का डिफॉल्ट चलेगा फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स. एक साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट किया है, दूसरे साल एनुअल रिटर्न की फाइलिंग का डिफॉल्ट किया है, तो वो भी 3 कंटिन्यूअस ईयर्स में काउंट होगा. दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए पर ईयर. ठीक है.
अब यहां पे बोला गया है, प्रोवाइजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी, ही शैल नॉट इंकर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months। बोला गया कि मान लीजिए भाई 164 सबसेक्शन बी के अंदर कंपनी एक डिफॉल्टिंग कंपनी है, वहां एक नया बंदा कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तो वो अगले 6 महीने तक कम से कम डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, वरना पता चलेगा कि एवरी पर्सन हु इज अपॉइंटेड द कंपनी इज अ डिफॉल्टिंग कंपनी एंड ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, तो अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज वाई बोला गया कि वो 6 महीने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। और 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी के तहत ऑडिटर को इस चीज की रिपोर्टिंग भी करनी होगी इफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 सबसेक्शन 2। उसके बाद देखना सेक्शन 167 जो अपना वैकेशन का सेक्शन है, वैकेशन का जो सेक्शन है उसके अंदर जो अपील वाला पार्ट है, दो चीजें ध्यान रखनी है 167 में खास करके। एक दिया हुआ है द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन केस द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन केस ही incurs any of the disqualifications specified in section 164 provided that he is not required to vacate the office in the defaulting company। मान लीजिए मिस्टर राम डायरेक्टर है एबीसी के, डीईएफ के, XYZ के, एबीसी एक डिफॉल्टिंग कंपनी है, तो मिस्टर राम डिस्क्वालिफाइड सारी कंपनीज में, लेकिन मिस्टर राम को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा डीईएफ XYZ का, एबीसी का नहीं। इसका लॉजिक क्या है कि अगर मिस्टर एबीसी के केस में सारे डायरेक्टर्स को एक साथ ऑफिस वैकेट करने के लिए बोल दिया तो पूरी कंपनी ही खाली हो जाएगी, कंपनी को चलाएगा कौन, इसलिए बोला कि इंडिविजुअल को पनिश करना है। अब बाकी डायरेक्टर्स को ऑफिस वैकेट, बाकी कंपनीज को ऑफिस वैकेट कर दीजिए, लेकिन जिस कंपनी में ऑफिस वैकेट, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है फिलहाल उस कंपनी को ऑफिस वैकेट मत कीजिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। उसके अलावा एक चीज आप ध्यान रखना, 167 के अंदर 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ के अंदर बोला हुआ है अगर एक इंडिविजुअल डायरेक्टर है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल, यानी वो 164(1)(e) वाला जो पॉइंट था, या फिर कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ एनी कोर्ट, वो 6 महीने वाला जो पॉइंट था क्लॉज डी वाला, कि कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गया, या फिर वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल, तो उस बंदे को ना 30 दिन तक ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, 30 डेज तक इमीडिएटली ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपील के लिए टाइम दिया 30 डेज का। बोला अगर आपने अपील 30 डेज के अंदर फाइल कर दिया, अपील आपने 30 डेज के अंदर फाइल कर दिया, तो फिर आगे अपील चलेगा, अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, अपील का रिजल्ट आएगा, तो अपील का रिजल्ट आ जाने दो। जब तक अपील का रिजल्ट नहीं आ जाता वो ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है। अपील का रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर डिस्पोजल, उसके बाद भी 7 डेज का टाइम है फर्दर अपील करने का। दैट इज व्हाई यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वैकेट ऑफिस अंटिल 7 डेज फ्रॉम द डिस्पोजिशन ऑफ अपील। एंड अगर आप फर्दर अपील कर देते हो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डिस्पोजिशन ऑफ अपील, तो फर्दर अपील चला गया मामला, फर्दर रिजल्ट आएगा, दोबारा से डिस्पोज हो गया अपील, तो आपको दोबारा से ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है। Right, so that is what they have said. First appeal, second appeal, no vacation until 7 days from the date of disposition of appeal, and if further appeal is made within 7 days, then no vacation till disposal. तो ये 164 का एक ब्यूटीफुल कोरिलेशन है वैकेशन के साथ, 167 के साथ। 165 के साथ भी अपन ने कोरिलेशन देखा था। 165 क्या था, ए पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज, जिसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज को, डोरमेंट कंपनीज को 20 के सीलिंग में काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जाता। इसका मतलब अगर मैं 50 सेक्शन 8 कंपनीज में चाहूं तो डायरेक्टर बन सकता हूं, 50 डोरमेंट कंपनीज में चाहूं तो डायरेक्टर बन सकता हूं। पब्लिक प्राइवेट का ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है एक इंडिविजुअल, जिसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 8 पब्लिक 12 प्राइवेट पॉसिबल है क्या, आप बोलोगे यस। 10 पब्लिक 12 प्राइवेट पॉसिबल है क्या, आप बोलोगे नो। 12 पब्लिक 8 प्राइवेट पॉसिबल है क्या, आप बोलोगे नहीं, नो। 10 पब्लिक 10 प्राइवेट 10 सेक्शन 8 कंपनी, आप बोलोगे यस। 10 पब्लिक 10 प्राइवेट 10 सेक्शन 8 कंपनी, 10 गवर्नमेंट कंपनी, आप बोलोगे यस। 10 पब्लिक 10 प्राइवेट 10 फॉरेन कंपनी, अब आप बोलोगे फॉरेन कंपनी कहां से आ गया। अब देखना सेक्शन 165 में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बोला गया है यू कैन नॉट बी ए डायरेक्टर, यू कैन बी ए डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज। जब कंपनी का आप डेफिनेशन देखोगे तो कंपनी के डेफिनेशन में सिर्फ इंडियन कंपनी आता है, फॉरेन कंपनी कभी भी नहीं आता। तो अनलेस एंड अनटिल लॉ मेकर यूजेस द एक्सप्रेशन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी को अपन कभी भी कंपनी के डेफिनेशन में नहीं लेते। सो एमटीपी में आईसीआई ने अपने मॉक टेस्ट पेपर में कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा, उसमें उसने फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इफ ए पर्सन इज अ डायरेक्टर इन फॉरेन कंपनीज, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज जब कंपनीज वर्ड यूज किया गया तो यहां पे सिर्फ इंडियन कंपनीज की बात हो रही है, फॉरेन कंपनीज की बात नहीं हो रही है। तो इवन दो सेक्शन 165 के एक्सक्लूजन लिस्ट में फॉरेन कंपनीज का नाम नहीं है, बट क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी आता ही नहीं है, दैट इज वाई यहां पे फॉरेन कंपनी को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर 165 का कॉन्ट्रावेंशन होता है, इफ ए पर्सन एक्सेप्ट्स
an appointment as a director in contravention of subsection 1, then again वो liable होगा to a penalty of 2000 rupees every day after the first day को छोड़ दो, उसके बाद 2000 रुपए प्रति दिन का पेनल्टी लगेगा, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, जो मैक्सिमम लग सकता है 2 लाख रुपए। सिर्फ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज ही आपको बता रहा हूं, तो जो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज आपको बता रहा हूं वो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके स्पेसिफाई कर सकते हैं लेसर नंबर ऑफ कंपनीज, कि इवन तो लॉ 20 परमिट करता है बट हमारा डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। सेक्शन 166 के अंदर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर की बात की गई है, जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, आप सिर्फ एक बार रीड कर सकते हो कि डायरेक्टर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ज्यादा काम का नहीं है। सेक्शन 167 का जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड था वो आपने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा आप रीड कर सकते हो अगर 12 महीने तक बंदा बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा तब भी वो उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। अगर उसने सेक्शन 184 को कॉन्ट्रावीन किया है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया है, तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 184 का डिस्क्लोजर नहीं दिया तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 164 को कॉन्ट्रावीन किया तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। उन 2 ग्राउंड्स में आगे फर्दर अपील नहीं करी तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। बंदे का अपॉइंटमेंट ही हुआ था मान लीजिए किसी सब्सिडी के अंदर, क्योंकि वो होल्डिंग का डायरेक्टर है, अब होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टरशिप से उसको हटा दिया, तो भाई तेरा अपॉइंटमेंट सबसे में इसलिए हुआ था क्योंकि तो होल्डिंग का डायरेक्टर है। अब तेरे को होल्डिंग का डायरेक्टरशिप से हटा दिया तो तुझे सबसे का डायरेक्टरशिप में भी क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, दैट इज वैकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, पूरा सेक्शन 167। तो कुल मिलाकर 149 से 167 तक के कॉन्सेप्ट्स अपन ने सारे देख लिए। मेनली अब जो 2 ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अपने रेलिवेंट है, 168 रेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन, 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, 170 171 प्रोसीजरल है, रीड करने का है, 172 जनरल पेनल्टी का सेक्शन है, दैट आई बिलीव आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब देखना सेक्शन 168 दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। 168 रेजिग्नेशन की बात करता है, 169 रिमूवल की बात करता है। कंफ्यूज हो जाओ पहले रेजिग्नेशन था या रिमूवल था तो याद रख लेना भैया डायरेक्टर को निकाले उससे पहले वो खुद ही रिजाइन करके चला गया। तो डायरेक्टर क्या रिजाइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फोन करके करेगा या रिटर्न में देगा नोटिस, भाई रिटर्न में देगा नोटिस। डायरेक्टर किसको बताएगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, डायरेक्टर कंपनी को बताएगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, लॉजिकल सा चीज है। कंपनी आगे किसको बताएगी कि डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। जब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी कंपनी ने आरओसी को बताया था, जब डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तब भी कंपनी आगे आरओसी को बताएगा। डायरेक्टर की मर्जी है, वो आरओसी को बता भी सकता है नहीं भी बता सकता है, दोनों ऑप्शन दिया लॉ मेकर ने। बोला डायरेक्टर चाहे तो आरओसी को भी इंटीमेट कर सकता है बट मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी को इंटीमेट करना मैंडेटरी है और कंपनी के लिए आरओसी को आगे इंटीमेट करना मैंडेटरी है। तो by giving a notice in writing to the company, the director may resign by giving notice in writing to the director may resign by giving notice in writing to the company. Director may also forward copy of resignation to ROC within 30 days in DR 11 to ROC. तो कंपनी को बताना मैंडेटरी है रिजाइन किया तो नोटिस देके, और आरओसी को बताना ऑप्शनल है DR 11 के अंदर। कंपनी के लिए मैंडेटरी है, कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज इन DR 12। कंपनी DR 12 में आरओसी को इंटीमेट करेगा डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के बारे में। अब रेजिग्नेशन किस दिन से इफेक्टिव होगा, लॉजिकल सी चीज सोचो। मान लीजिए डायरेक्टर ने नोटिस भेजा 1 जून को कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, वो नोटिस मिला 15 जून को, 1 जून को भेजा, 15 जून को मिला और लिखा नोटिस में कि 1 जून से रिजाइन कर रहा हूं। बताओ 1 जून से रेजिग्नेशन माने वैलिड या 15 जून से? आप लॉजिकली बोलोगे सर 15 जून से। अब मान लो 15 जून को नोटिस मिला, उसमें लिखा 30 जून से रिजाइन कर रहा हूं। अब बताओ 15 जून माने या 30 जून माने? आप बोलोगे सर लॉजिकल है 30 जून माने। तो फॉर्मूला क्या बना, द रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस whichever is later। डायरेक्टर का रिजाइन कर दिया तो उसके बाद क्या वो उन ऑफेंसेस के लिए लायबल रहेगा जो उसके टेन्योर में हुआ है? द आंसर इज यस, वो उन ऑफेंसेस के लिए भी लायबल रहेगा जो उसके टेन्योर में हुआ है। वरना पता चला कि फ्रॉड का भांडा फूटे उससे पहले डायरेक्टर क्या करेगा, रिजाइन करके चला जाएगा। अगर मान लीजिए लेटस से कंपनी ने DR 12 आरओसी को फाइल नहीं किया तो रेजिग्नेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा? बिकॉज डायरेक्टर की क्या गलती, जो पेनल्टी लगेगा कंपनी के ऊपर लगेगा बट डायरेक्टर की उसमें कोई गलती नहीं है, तो रेजिग्नेशन वैलिड होगा। सेक्शन 169 दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो नॉर्मली डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लॉजिकल सा बात है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। उसका कुछ एक्सेप्शन है कि अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था अंडर सेक्शन 242 बाय द ट्रिब्यूनल तो उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता, या डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड अंडर 163 तब उस डायरेक्टर का रिमूवल नहीं हो सकता, या नॉमिनेट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था जिनको नॉमिनेट किया था बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने तब उस डायरेक्टर का रिमूवल नहीं हो सकता। अदरवाइज डायरेक्टर्स का रिमूवल ओआर के थ्रू हो सकता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था फॉर द सेकंड टर्म
तो एसआर पास करके अपॉइंट किया गया था, तो रिमूव करने के लिए भी एसआर पास करना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टर्स का रिमूवल होता है ओआर पास करके, तो वहां पे कोई मेंबर क्या करेगा, स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट, जो हम रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के केस में देखते हैं कि एक मेंबर जो 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 5 लाख रुपीस का 1% ऑफ वोटिंग राइट या 5 लाख रुपीस का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, वन मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो 1% ऑफ वोटिंग राइट या 5 लाख रुपीस का पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है, वो नोटिस दे सकते हैं कंपनी को फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। कंपनी उस नोटिस को आगे डायरेक्टर या ऑडिटर को सर्कुलेट कर देगा, फिर डायरेक्टर या ऑडिटर के पास राइट होगा अपना रिप्रेजेंटेशन लिखने का, मेंबर्स के बीच सर्कुलेट कराने का, एंड फिर डिसाइड किया जाएगा कि उसको हटाना है कि नहीं हटाना है। तो वो जो स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट है 115 का, वो भी यहां पे लगेगा, यानी 169 विल ऑलवेज बी रेड विद 115। 169 को अपने को हमेशा 115 के साथ रीड करके पढ़ना है। आप देखोगे 149 के साथ भी 169 का रेफरेंस आ गया, 115 के साथ भी आ गया, 242 के साथ भी आ गया, 163 के साथ भी आ गया, 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर के साथ भी आ गया। सेक्शन 170, 171 ज्यादा काम के नहीं है, हम खाली एक बार रीड कर लोगे। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपीज एंड देयर होल्डिंग्स की बात की गई है कि हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें लिखा रहेगा डायरेक्टर्स के बारे में, केएमपीज के बारे में, उनके होल्डिंग्स के बारे में, है ना। और वो जो रिटर्न है वो आरओसी को भी फाइल करना रहेगा। और सेक्शन 171 में बोला हुआ है कि मेंबर्स के पास वैसे रजिस्टर को इंस्पेक्ट करने का राइट होगा बिजनेस आवर्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 170, 171 नॉट सो रेलिवेंट। 172 सेक्शन है जनरल पेनल्टी का। बोला गया कि देखो, आप ये देखो कि कोई भी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है ना, उसको कोई स्पेसिफिक पेनल्टी है क्या। 149 से 171 के बीच कोई भी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसका स्पेसिफिक पेनल्टी है क्या। अगर है तो अच्छी बात है, स्पेसिफिक पेनल्टी लगा दो, नहीं है तो 172 का जनरल पेनल्टी लगा दो। और जनरल पेनल्टी क्या है, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपए, कंटिन्यूइंग पेनल्टी 500 रुपीज फॉर एवरी डे, यहां पे आफ्टर द फर्स्ट नहीं लिखा, यानी एवरी डे, और मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख रुपए, मैक्सिमम 3 लाख रुपए लग सकता है। मिनिमम 50,000 लगेगा ही लगेगा, प्लस 500 पर डे लगता रहेगा, बट मैक्सिमम 3 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए सेम है, बट मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख नहीं है, 1 लाख है। 3 लाख नहीं है, 1 लाख है। अदरवाइज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए भी सेम है। तो ये हो गया 172, दैट इज जनरल पेनल्टी का सेक्शन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में आपको याद करना है। तो 149 के अंदर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स WR का कॉन्सेप्ट था, 150 में डाटाबेस का था, 151 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का था, 152 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का था, 153 से 159 सारे के सारे डीन के प्रोविजंस थे, 160 में वो डिपॉजिट वाला पॉइंट था, 161 में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बाय द BOD था, 162 में मल्टीपल डायरेक्टर्स तो मल्टीपल रेजोल्यूशंस, 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 164 डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कोरिलेट किया विद 165, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कोरिलेट किया विद 167 दैट इज वैकेशन, 168 दैट वाज रेजिग्नेशन, 169 that is removal, 170 register of KMP and directors, 171 members right to inspect and 172 general penalty। बाकी सेक्शन नंबर्स आपको याद नहीं है तो सेक्शन नंबर्स याद करने के लिए मैंने आपको अलग से एक यूट्यूब चैनल में वीडियो दिया हुआ है, दैट इज लर्निंग सेक्शन नंबर्स। लर्निंग सेक्शन नंबर्स का मैंने आपको अलग से एक वीडियो दिया है, इस यहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उस वीडियो का लिंक आपके लिए शेयर कर दिया है। तो आप उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो सारे सेक्शन नंबर्स आपको चैप्टर के बाय हार्ट याद हो जाएंगे। तो आप एक बार क्या कर लेना, वो भी देख लेना, राइट। तो एक फास्ट रिवीजन था, उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा मिला होगा। एक फटाफट हमने रिवीजन कर लिया होगा टॉपिक्स का, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, इफ पॉसिबल फास्ट फॉरवर्ड करके दोबारा वीडियो देखने का मन करे देख लेना, फटाफट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जो क्वेश्चंस आराम से हो जाए अच्छी बात है, जहां दिक्कत आ रही है उसको मार्क कर लो ताकि सब्सिक्वेंट रिवीजन में आप उन क्वेश्चंस को क्या कर सके, रेफर कर सके। जो जो पेनल्टीज मैंने आपको कराया है चैप्टर में, उन पेनल्टीज को अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज वहां से आने के चांसेस है। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट एरियाज टच कर लिए चैप्टर के, एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 6 वाला पार्ट, उसको छोड़कर आपने सब कुछ यहां पे टच कर लिया है। सो I believe this is helpful for you. All the very best. Love you all. Take care.